हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, यानी तरलों के यांत्रिक गुणधर्म। ओके, तो आखिर ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आखिर क्यों पढ़ने जा रहे हैं अभी, आखिर क्यों? पहली बात, क्या फ़ायदा होगा ये भी देख लेते हैं अभी। ओके, और ये कैसे आया, मतलब ये कैसे आया, आखिर क्यों से ही आपको आंसर पता चल जाएगा कि आखिर ये कैसे आया। तो देखिए, अभी हम ना सेकेंड पोर्शन ऑफ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का सेकेंड पोर्शन। अब इस सेकेंड पोर्शन के अंदर फिलहाल में हम ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे पास पदार्थ हैं, यानी जो सब्सटेंस हैं, वो सब्सटेंस कैसा बिहेव कर रहे होते हैं। कैसा बिहेव कर रहे होते हैं मतलब, फिजिक्स के फर्स्ट पोर्शन के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा था? फिजिक्स के फर्स्ट पोर्शन में आप लोगों ने एक्चुअल में पढ़ा था फोर्स और उसके साथ साथ एनर्जी। मेन दो ही चीज़ें आपने पढ़ी थी, ठीक है, यानी फोर्स पढ़ा था और एनर्जी पढ़ी थी। अब यही फोर्स और एनर्जी को अप्लाई कर रहे हैं हम लोग फिजिक्स के सेकेंड पोर्शन में, ठीक है। पहले में हम लोगों ने फोर्स समझा, दूसरे में फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने फोर्स और एनर्जी के बारे में समझा कि भैया बल क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है। उसको समझने के बाद अब हम अप्लाई कर रहे हैं सेकेंड पोर्शन में। किस पे अप्लाई करोगे? पदार्थ के ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं देखा है, एक्चुअल में हम लोगों ने देखा कि मोशन का कॉज होता है फोर्स, तो फोर्स कैसे है वो सब समझा, फोर्स आता है तो क्या होता है ये समझा। लेकिन अभी हम जा रहे हैं इस पोर्शन पे कि भैया अगर हम एक पदार्थ को पकड़े और उस पदार्थ में हम मोशन वाली कहानी को हटा के, क्योंकि मोशन तो हम लोगों ने पहले में ही समझ लिया, तो मोशन नहीं समझना। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि अगर हम एक पदार्थ के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फोर्स के आने से सिर्फ एक काम तो होता नहीं है, कई सारे काम होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग उन कामों को देखेंगे जहाँ से मोशन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पदार्थ के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो कैसा बिहेव करेगा, पहली बात। दूसरी बात, फिर हम इसके आगे भी क्या देखेंगे, इसके आगे हम देखेंगे कि जब हम पदार्थ के ऊपर एनर्जी को अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स एनर्जी को लेके आते हैं, तो फिर पदार्थ कैसा बिहेव करेगा। समझ पा रहे हैं? तो फिजिक्स के फर्स्ट पोर्शन में हम लोगों ने फोर्स और एनर्जी को समझा है, और उसी फोर्स और एनर्जी को अब हम क्या करने जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं कि भैया फोर्स लगेगा तो पदार्थ कैसा बिहेव करेगा, एनर्जी आएगी तो पदार्थ कैसा बिहेव करेगा। ओके, तो अब ये चैप्टर क्यों आ रहा है? तो जैसा कि आप जानते हो कि अभी हम जस्ट पीछे कौन सा चैप्टर पढ़ के गए, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, और अब हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड्स। तो क्या मतलब है इसका? भाई हमको पता है ना, हम पदार्थ के ऊपर क्या लगा जा रहे हैं, फोर्स। अब पदार्थ हमारे पास एक प्रकार का तो होता नहीं है, हमारे पास तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। अब अगर मान लो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, अभी हम क्या से देख रहे हैं कि फोर्स अप्लाई करेंगे कैसा बिहेव होगा पदार्थ के अंदर, तो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले चैप्टर के अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में हम लोगों ने ये देखा कि भैया अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सॉलिड्स के ऊपर तो आखिर वो कैसा बिहेव करेगा, ये हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे हम लोगों ने इलास्टिसिटी समझी, स्ट्रेस स्ट्रेन समझा, और वहाँ से हम लोग एक्चुअल में क्या डिफाइन कर पाए कि भैया एक पदार्थ है जो सॉलिड में है, किस फॉर्म में है, सॉलिड में है, तो कब तक उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे कि उसके अंदर क्या नहीं आ जाए, डिफॉर्मेशन ना आ जाए, यानी कितना फोर्स लगाएंगे कि वो टूटेगा नहीं। यानी एक्चुअल में अगर मैं मोटा समझूँ तो हम लोगों ने वहाँ पे स्ट्रेंथ पकड़ लिया, यानी कोई भी सब्सटेंस है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ मतलब कि कब तक वो उस फॉर्म में रह सकता है, सॉलिड फॉर्म में, या जिस शेप में है वो उस शेप में रह सकता है, कब ऐसा फोर्स लगा दूं मैं कि वो टूट जाएगा, यानी उसके पास सहन करने की क्षमता कितनी है फोर्स की, वो हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है ना। तो हम लोगों ने पहले चैप्टर में ही पढ़ लिया है, और फोर्स लगाने से इलास्टिसिटी आती है तो कितना फैलेगा, ये सब आप लोगों ने समझ लिया। आई थिंक ये पूरी कहानी आप लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में पढ़ लिया। अब बचता है हमारे पास द्रव और गैस, क्योंकि फोर्स अप्लाई करोगे तो पदार्थ के ऊपर करोगे, पदार्थ भाई हर पदार्थ ठोस में ही थोड़ी ना रहेगा, द्रव में भी रहेगा और गैस में भी रहेगा। तो अब द्रव में और गैस में कैसे अप्लाई करेंगे फोर्स को, और फोर्स अप्लाई करने में द्रव और गैस में कैसा बिहेवियर होता है फोर्स का, उसको हम देखेंगे इस चैप्टर में। क्योंकि द्रव और गैस को मिला के ही हम लोग बोलते हैं तरल, यानी लिक्विड प्लस गैस इज इक्वल टू फ्लूइड। समझ पा रहे, कैसा ना, तो यहाँ पे ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये चैप्टर ये क्यों आया, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि भैया फोर्स लगाएंगे पदार्थ के ऊपर तो कैसा बिहेव करेगा, और हम लोगों ने इस क्रम में सबसे पहले सॉलिड्स को निपटा लिया है, तो 100% अब कौन आएंगे, लिक्विड और गैस, और लिक्विड और गैस दोनों को मिला के ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। तो इसीलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है।
इसको नॉर्मली आप जब जाओगे इंजीनियरिंग के अंदर तो एक और नाम मिलेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स। या फिर इसी तरीके से आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई जाएगी वहाँ पे, तो उसको हम लोग हाइड्रोलिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक्स बोलो, फ्लूइड मैकेनिक्स बोलो। तो इन जगहों पे आप क्या पढ़ रहे होगे, स्पेशली फ्लूइड्स के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है। इंजीनियरिंग के अंदर आपको ये 2 पोर्शन ऐसे नज़र आएंगे, और भी कई अलग अलग नाम मिलेंगे, लेकिन आपको याद क्या रखना है कि इसमें एक्चुअल में आप पढ़ रहे होंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, कि भैया अगर हम इन लोगों के ऊपर फोर्स लगाएं तो ये कैसा बिहेव करेंगे, कौन, ठोस और द्रव और गैस। क्लियर है। तो इस चैप्टर में हमको वही पढ़ना है जैसे सॉलिड के अंदर पढ़ा कि फोर्स लगाया तो क्या क्या हुआ, अब वैसे ही द्रव और गैस में भी देखेंगे। अब नेक्स्ट पोर्शन पे देखते हैं लोग कि क्या फ़ायदा है इसका, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा स्प्लिट हो गया होगा, रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि चल रहा था तो वीडियो पॉज करना पड़ा ड्यू टू सम रीज़न। तो क्या फ़ायदा ये समझते हैं, क्या फ़ायदा मतलब अगर हम ये पढ़ लेते हैं तो हम क्या समझ सकते हैं, यानी क्या जान पाएंगे और क्या दूसरों को समझा पाएंगे। तो हम ये समझा पाएंगे कि भैया अगर लिक्विड है या गैस है तो उसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो वो कैसा बिहेव करेंगे, है ना। जैसे आपने सॉलिड के ऊपर जब फोर्स लगाया तो क्या समझा कि सॉलिड कैसा बिहेव कर रहा है। भाई सॉलिड के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ तो वो तो फैल रहा है, इलास्टिसिटी शो कर रहा है, लेकिन सब में तो नहीं हो रहा है, ये भी याद रखना जरूरी है। हर सॉलिड के अंदर सेम प्रॉपर्टी नहीं थी भाई, सब थोड़ी ना फैलेंगे। इस मार्कर के ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा तो क्या ये इलास्टिसिटी शो करेगा, नहीं शो करेगा, है ना। तो सब में तो नहीं हो रहा है, ये भी हमने समझा, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट में देखा था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और वहाँ पे मैंने बताया था कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व सबका क्या होता है, अलग अलग होता है ना, हर मटेरियल का। वैसे ही आप ये समझ पाए वहाँ पे, वैसे ही आप ये समझ पाए कि हर मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, लेकिन एक कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है कि भैया इलास्टिसिटी आ सकती है या आएगी, और इलास्टिसिटी आएगी तो फिर एक कंडीशन में प्लास्टिसिटी भी आएगी, और उसके बाद फिर क्या आएगा, वो टूट जाएगा। तो एक्चुअल में मैं बोलूं तो मोटी मोटा आप ये समझ चुके हो कि कोई भी सॉलिड है तो कितना फोर्स दे दूंगा कि वो झेल पाएगा, और कितने फोर्स के बाद वो झेलना बंद कर देगा, उस फोर्स को टूट जाएगा, ठीक है। और कौन सा मटेरियल है ऐसा कि जिसको इतना फोर्स लगाऊंगा तो ये इलास्टिसिटी को शो करेगा, और कौन सा ऐसा है कि उतने ही फोर्स पे इलास्टिसिटी शो नहीं करेगा। अब इसका बेसिक देखो, ये मैं पढ़ा तो रहा हूँ सॉलिड लेकिन फ्लूइड, लेकिन मैं पहले सॉलिड के बारे में आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूँ ताकि आपको ये पता रहे कि एक्चुअल में आपको क्या बेनिफिट मिला सॉलिड का। जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स पढ़े हैं तो उसका क्या बेनिफिट मिला। तो सिंपल बेसिस पे आप देखते होंगे कि आपके जीवन काल में बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। आपका घर, स्वयं आप घर में भी रहते हैं, तो घर के अंदर हम लोग किसको बहुत सारे सब्सटेंसेस या बहुत सारे सॉलिड्स का यूज करते हैं। जैसे कई सारे मटेरियल आप यूज करते हैं घर बनाने के अंदर, मतलब घर बनाने के लिए आप कई सारे मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कि सरिया हो गया, ठीक है, फिर सीमेंट हो गया, बालू हो गया और गिट्टी हो गया, इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। और भी अनेक प्रकार की चीज़ें आप यूज करते हैं। तो उसमें स्पेशली आप देखते हो कि आज के ज़माने में जो भी घर बनते हैं उसमें क्या किया जाता है कि सरिये का यूज किया जाता है ना। क्या आपने कभी सोचा कि सरिये का यूज क्यों किया जाता है? उसके यहाँ पे किसी और चीज़ का यूज क्यों नहीं कर लिया गया? क्योंकि सरिया यानी लोहा, लोहा मतलब महंगा, है ना। उसके यहाँ पर हम लकड़ी भी यूज कर सकते थे। भाई सरिया इसलिए यूज करते हैं, अगर नॉर्मली लोग देखेंगे सर सरिया क्या करता है, पूरे घर को बांध के रखता है। सबसे पहले लिंटर वगैरह लगता है जो आपका, जिसको जो रूफ आपका लगता है, रूफ के लिए सबसे पहले बेसमेंट तैयार किया जाता है, तो सरिया पूरा बांधा जाता है ना। बांधने के बाद उसके ऊपर सीमेंट, बालू, कंक्रीट, मतलब कंक्रीट को पूरा का पूरा उसमें डाल दिया जाता है। कंक्रीट मतलब सीमेंट, बालू और गिट्टी, और उसके साथ साथ पानी, है ना। फिर उसके अंदर डाल दिया जाता है, हो जाता है। तो होता क्या है कि वो पूरा का पूरा जो पहले आप सरिये का बेस बनाए हो, पूरा स्ट्रक्चर जो बनाए हो, उसके अंदर जब वो जाता है तो पूरा सरिया उस पूरे घर को क्या करता है, या पूरे रूफ को क्या कर लेता है, बांध के रखता है ना। तो सरिये का काम सबसे पहला तो ये है कि पूरे पोर्शन को क्या कर लेता है, बांध के रखता है। एक सिस्टम के रूप में काम करता है वो। अब उस सिस्टम के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो वो फोर्स पूरे पे क्या होगा, अप्लाई होगा। अब वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जब आप फोर्स अप्लाई करोगे, देखो छत के ऊपर ऐसा तो है नहीं कोई आएगा नहीं, है ना। खुद उसका ही भार उसके ऊपर क्या कर रहा होगा, फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। तो उस छत के ऊपर मतलब फोर्स तो लग रहा है। अब सपोज कर लो उसके ऊपर आप एक और फ्लोर बना रहे हो, तो उस बिल्डिंग मतलब उसके ऊपर वाला जो फ्लोर है उस बिल्डिंग का भी फोर्स उसके ऊपर या उसका वेट जो होगा उसके ऊपर लगेगा। तो उससे क्या होगा कि उस छत के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, यानी फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रहा है नीचे की ओर, डाउनवर्ड हो रहा है। तो अब क्या होगा,
अब होगा क्या कि उसके अंदर जो सरिया है, ठीक है ना, जो स्टील की आपने रॉड डाली हुई है, सिंपल बोले तो वो रॉड क्या करेगी, उस फोर्स को एग्जिस्ट करेगी, मतलब लेगी, और लेने के बाद वो शो करेगी इलास्टिसिटी। अगर मान लीजिए आप लोड दे रहे हो, देखिए घर बनता है ना, तो एक इंजीनियर क्या करता है, सबसे पहले कैलकुलेट करता है कि कितना फोर्स ये सहन कर सकती है। वो कैसे करता है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, समझ पा रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपने फोर्स डाला तो क्या होने स्टार्ट हो जाएगी, इलास्टिसिटी आने लगेगी। देखिए स्टील के अंदर प्रॉपर्टी क्या कि इलास्टिसिटी आएगी, डायरेक्ट प्लास्टिसिटी नहीं आती है। अब अगर वहीं पे हम लकड़ी यूज करते तो तुरंत क्या आ जाती, प्लास्टिसिटी, तुरंत ब्रेक हो जाता तो पूरा जो सिस्टम है वो ब्रेक हो जाता, सीमेंट कंक्रीट वगैरह सब कहाँ चले जाते हैं, नीचे। पहली प्रॉब्लम तो ये है। अब आप कई लोग यहाँ पे ये सिखाएंगे कि हम लकड़ी इसलिए भी तो नहीं यूज करते क्योंकि पानी है, सही है, पानी की वजह से भी तो हम यूज नहीं करते, तो हम पहले ही लकड़ी को इसीलिए निकाल देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उस बेसिस पे लेके जाइए, आप इस बेसिस पे लेके आइए कि भाई लकड़ी का एक और कारण है। चलो मैं लकड़ी को ऐसे बना भी देता कि पानी से इफेक्ट नहीं पड़ता, फिर भी वो सहन नहीं कर पाता लोड को, है ना, क्योंकि वो भी सॉलिड है, स्टील भी सॉलिड है, लेकिन दोनों में फोर्स को झेलने की सबसे ज़्यादा क्षमता किसके पास है, स्टील की। दैट मीन्स आपको पता है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है ना, हाँ या ना। यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसके पास है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है स्टील के पास, ना कि लकड़ी के पास, ठीक है। अब स्टील के पास एक और प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी की, इसलिए भी यूज करते हैं ताकि जो सिस्टम हो डायरेक्ट ब्रेक ना हो, क्या हो, इलास्टिसिटी के कारण डिफॉर्म हो, समझ पा रहे हैं। तो आप इसीलिए भी यूज करते हैं ताकि डायरेक्ट आपकी छत गिरे ना, डायरेक्ट, समझ पा रहे हैं। अगर फोर्स अप्लाई भी हो गया तो पहले वो लटक जाएगी, गिरेगी नहीं। यानी सबसे पहले आपको इंडिकेशन दे देगी बेटा हमारे ऊपर जो लोड लगा हुआ है वो हमारे सहन क्षमता से क्या है, ज़्यादा चल रहा है, या तो आप लोड को हटाओ, अदरवाइज हम नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले इंडिकेशन देती है, लकड़ी वाला इंडिकेशन ऐसा नहीं देगा, लोड ज़्यादा खत्म। अब पूछिए उस पूरे रूप से कैसे नीचे गिर गया, लकड़ी सीधा जवाब दे देगी हमारे सहन क्षमता से ज़्यादा था इसलिए हम नीचे चले आए, बात खत्म, सीधा उसका होता है, ठीक है। तो आप कैसे पता करेंगे, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड से आपको क्या फ़ायदा मिला, क्या बेनिफिट मिला, कि हम किसी भी सॉलिड की स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं, फोर्स लगाने से ये पता कर सकते हैं कि वो डिफॉर्म होगी कि टूट जाएगी, ठीक है। वैसे ही फ्लूइड वाले कंडीशन में चलेंगे, फोर्स लगाएंगे तो ये समझ पाएंगे कि ये जो लिक्विड है वो कैसा बिहेव करेगा, क्योंकि अभी आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे तो फ्लूइड का हमारे जीवन में कहाँ काम है, फ्लूइड का हमारे जीवन में बहुत जगह काम है। और फ्लूइड एक ऐसा हमारे पास सब्सटेंस है जिसके पास जादुई क्या है, जादुई शक्ति है, ऐसा समझे, जादुई शक्ति, समझ पा रहे हैं, मैजिकल पावर्स है। आप कैसे इसको समझेंगे, यहाँ से समझ सकते हैं कि आप देखते हैं आपके वहाँ या बहुत सारे लिफ्ट वगैरह, लिफ्ट देखते हैं, लिफ्ट के अंदर उतना सारा लोड होता है ना, और वो लोड जानते हैं कैसे कार्य होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर से। फ्लूइड के अंदर प्रेशर जनरेट होता है, उस प्रेशर के थ्रू वो काम करता है। बड़े से बड़े लोड को हम लोग इसके थ्रू, किसके थ्रू, फ्लूइड के थ्रू क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, समझ पा रहे हैं। दैट मीन्स वो इतना प्रेशर उसके पास होता है, आप आगे जाके देखोगे हाइड्रोलिक प्रेशर के अंदर आपको समझाया जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो अब मैं एक एक करके टॉपिक बताऊंगा तो आपके लिए अननोन होगा, आगे जाके मज़ा आएगा, समझ पा रहे हैं। तो वहाँ पे आप देखो कि बड़े से बड़े लोड को हम लोग किसके प्रेशर के थ्रू, मतलब इसके अंदर फोर्स लगा के, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, प्रेशर भूल जाओ भी क्या प्रेशर, फोर्स लगा के, लिक्विड के अंदर फोर्स लगा के हम काम कर रहे हैं, सबकी लिक्विड का वहाँ पे कोई काम नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि लिफ्ट को ऊपर जाना है, तो आप पीछे से अगर कई लोग देखेंगे तो एक चैन आती रही होगी, ऐसे लग रहा होगा कि एक चैन होगी, वो चैन ऊपर जा रही होती है, नीचे आ रही होती है, उसी चैन के साथ चलता है। एक्चुअल में वो चैन नहीं चल रही होती है, एक्चुअल में उसमें हाइड्रोलिक प्रेशर होता है, उससे काम चलता है। आप गाड़ियाँ देखते हैं, जो भी गाड़ियाँ हैं, जिस भी प्रकार की गाड़ियाँ आप देखते हैं उसमें ब्रेक होता है, समझ पा रहे हैं। तो ब्रेक आप देखते हो तो बड़े से बड़े गाड़ी के अंदर या छोटे से छोटे गाड़ी के अंदर जो ब्रेक का पोर्शन होता है, तो उसमें जो ब्रेक लगता है ना पहियों के ऊपर, आप देखते हो इतनी तेज स्पीड में है, इतनी तेज स्पीड में बाइक चल रही है या कोई भी गाड़ी चल रही है, लेकिन उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं, नहीं लेते हैं। अब आपको पता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसको किस में लेके आना है, रेस्ट में, तो 100% फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आप फोर्स नहीं लगाते हो, आप तो ब्रेक लगाते हो। सर वही तो है फोर्स, हाँ ठीक है चलो वही फोर्स है, लेकिन आप कितना फोर्स लगाते हो, थोड़ा ध्यान से सोचना, बहुत थोड़ा सा ना यार, पैर से बस थोड़ा सा तो फोर्स लगाते हो।
क्लच इतना ही सॉरी ब्रेक, ये हैंड ब्रेक इतना ही तो दबाते हो, या उसके अंदर है तो बहुत थोड़ा सा ही तो लगाते हो। अब खुद सोचो कि तुमको गाड़ी के ऊपर बैठ के ना रोकना हो, आगे से रोकना उसको, तब समझ पा रहे हो? तब उसको रोक पाएंगे हम? नहीं रोक पाएंगे। या पीछे से खींच के रोकना चाहे तो रोक पाएंगे? नहीं। लेकिन हम ब्रेक लगा रहे हैं, उतनी स्पीड की बाइक रुक जा रही है। उसका कारण कौन है? फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर वो प्रेशर जनरेट हुआ, और वो प्रेशर जब फ्लूइड के रास्ते गया, यानी वो जो फोर्स आपने अप्लाई किया अपने पैर से, वो फोर्स कहाँ जाएगा? फ्लूइड के पास। फ्लूइड मतलब यहाँ पे मैं याद मेनली बोलूँगा लिक्विड, ठीक है ना? मेनली अभी फिलहाल में मैं लिक्विड मानूंगा। तो उस लिक्विड के पास गया और उस लिक्विड ने उस फोर्स को जनरेट कर दिया दूसरे फोर्स के अंदर, और उस फोर्स से वो रुक गया। समझ पा रहे हो? मेरी बात समझ पा रहे हो? तो सोचो इतना चमत्कार हो जा रहा है। अदरवाइज अगर हमको रुक के उतर के उसको रोकना होता, नहीं रोक पाएंगे। आगे से रोकना होता, नहीं रोक पाएंगे। क्लियर है? तो लिक्विड यानी फ्लूइड्स के पास बहुत चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। यही सब चीज़ें हमको समझनी है। अदरवाइज मैं बोल तो रहा हूँ कि बस है, बड़ी सी बस है, अगर आप आगे से रोकना नहीं रोक सकते, लेकिन नॉर्मल बच्चा भी बस को रोक देगा ब्रेक मार के, लेकिन ब्रेक मार के रोकेगा, आगे से नहीं, पीछे से नहीं, बस के अंदर से भी नहीं, सिर्फ ब्रेक मार के रोका जा सकता है। और सोचिए बहुत कम फोर्स अप्लाई करके, बहुत ज़्यादा फोर्स भी नहीं अप्लाई करना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आई थिंक यहाँ से फील हो रहा होगा कि थोड़ा सा मज़ेदार है ये चैप्टर। ये सर नो भैया, इसमें कम ही फोर्स में ज़्यादा फोर्स मिलता है। ध्यान देंगे, कम पैसे में ज़्यादा काम देता है कौन? हमारा फ्लूइड। ठीक है? वो जो लिफ्ट आपकी सड़क के उतना बड़ा भार कैरी कर पा रही है, ऊपर से लेके नीचे जा रही है, नीचे से लेके ऊपर जा रही है, उसमें बहुत ज़्यादा लोड नहीं लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए उसमें आप इंजन लगाते, अच्छा आप गन्ने वाली इंजन देखें, गन्ना पेरने वाला जो मशीन होता है, उसमें आप देखते हैं ना, जब डालते हैं तो जब उसका लोड ज़्यादा होता है, देखते हैं ना, तो इंजन बैठने लगता है ना? लोड ही तो दे रहा है उसके अंदर, तो जब उसके ऊपर लोड ज़्यादा होता है तो देखते हो बैठने लगता है, यानी उतना ही लोड करने में इंजन की हालत ख़राब हो जाती है कि नहीं है? यहाँ पे फ्लूइड बड़े से बड़े लोड को कैरी कर लेता है ना? बहुत सारी क्रेन देखे होंगे आप, क्रेन के अंदर देखते हैं बड़े से बड़ा लोड कैरी होता है, ऐसे ऐसे सन्ने उठा के फेंक देते हैं सब। कैसे करते हैं? हाइड्रोलिक प्रेशर, इस फ्लूइड के अंदर प्रेशर डेवलप होता है, उसके थ्रू किया जाता है। समझ पा रहे हैं? क्या फ़ायदा है इसको पढ़ने से? इससे ये फ़ायदा है कि आप कम फोर्स में ज़्यादा फोर्स डेवलप करना सीखेंगे। समझ पा रहे हैं? नहीं, वो तो मैकेनिकल आप देख रहे हैं, सीधा सीधा वो नॉर्मल एक मशीन ही तो है। उसमें देख रहे हैं ना आप, क्या डाल रहे हैं? डीजल डाल रहे हैं, और डीजल के थ्रू काम चल रहा है वो। उसमें कहाँ हाइड्रोलिक प्रेशर है? उसमें तो आप देख रहे हैं चक्का घूम रहा है ना। क्या डाले आप? डीजल डाले, डीजल के कारण चक्का घूम रहा है ऐसे, है ना? जो व्हील है वो घूमेगी, उसके घूमने से बगल वाला रोटेट करेगा, तो पूरी की पूरी मैकेनिकल वाली पोर्शन है, मैकेनिक्स चल रही है वहाँ पे। यहाँ भी मैकेनिक्स ही चलेगी भाई, लेकिन वो मैकेनिक्स कहाँ चलेगी? लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर। फ्लूइड एक पाइप के अंदर होता है। जब आप ब्रेक के अंदर जाएंगे, ब्रेक वाला जो होता है, ब्रेक वाला पोर्शन, तो वहाँ पे अच्छा साइकिल के अंदर नहीं होता है। साइकिल के अंदर आप लोड कैरी करवाते हो, देखो वहाँ पे क्या होता है कि आप फ्रिक्शन को लेके आते हो। समझना ध्यान से, वहाँ पे आप क्या लेके आते हो? आपकी साइकिल इतनी तेज तो नहीं चल रही है कि आप रोक नहीं सकते, है कि नहीं? समझ पा रहे हैं? वहाँ पे आप फ्रिक्शन लगाते हो उसके। अरे यार साइकिल का मैकेनिज्म तो बड़ा ईजी है, उसमें क्या करना है? आप बस ऐसे ऊपर करते हो, है कि नहीं है? ऊपर ऐसे करोगे, दबाओगे, है ना? तो क्या होगा? वो जो पहिए के साइड में क्या होगा? रबड़ लगे होंगे, वो रबड़ उस पहिए के ऊपर क्या करेंगे? एक्सर्ट, फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करेंगे। उस फ्रिक्शन के कारण वो रुकना स्टार्ट हो जाएगा, रगड़ने लगेगा। फिर एकदम और तेज कर दोगे तो एकदम दबा देंगे, सब दबा देंगे तो चोक हो जाएगा। रबड़ क्यों यूज करते हैं ये बताइए? ताकि वो बैठे खूब अच्छे से। देखो रबड़ के पास पोर्शन क्या होता है ना, कि जब रबड़ ऐसे इसके ऊपर कनेक्ट हुआ तो उसके बाद दबना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके अंदर फिर खूब अच्छे से क्या होता है? पकड़ना स्टार्ट करता है। यानी पकड़ने की जो टेक्निक रबड़ के पास है वो स्टील के अंदर नहीं मिलती। अब वहाँ पे मैं स्टील का लगा देता तो फिर क्या होता? पहिया इतना जल्दी नहीं रुकता, सरक जाता है ना, घिस जाता, बहुत जल्दी आपकी रिंग खराब भी हो जाती है। समझ पा रहे हैं? तो वहाँ पे प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं, हाइड्रोलिक प्रेशर की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ ज़रूरत है वहीं लगाएंगे, कि हर जगह जहाँ ज़रूरत है वहीं प्रेशर लगा देंगे पानी का। समझ पा रहे हैं? लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि चमत्कारिक काम ये करेगा, है मतलब। हाँ तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उसमें क्या बोलते हैं 2 बाल्टी पानी डाला गया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पानी के थ्रू नहीं चल रहा है, ऐसी भी बात नहीं है कि आप केवल पानी से आप काम चलाएंगे। फ्लूइड मतलब पानी भी मत समझिएगा, वहाँ पे अलग प्रकार का लिक्विड यूज किया जाता है, आगे जाके आपको समझाया जाएंगे।
ठीक है। लेकिन हमको जो समझना है वो समझिए। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, अच्छी बात है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको धीरे धीरे दिया जाएगा। ऐसे उत्तर प्रश्न निकालते रहिए, ठीक है, ताकि हम फिर उसका उत्तर आपको दे पाए, है ना। अगर आपके मन में प्रश्न नहीं आएगा तो मज़ा भी नहीं आएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग है। कितना इंटरेस्टिंग है? बहुत इंटरेस्टिंग है। वेरी गुड। चलिए, इतना अच्छा लगा कि आपने बोला बहुत, ठीक है। तो द्रव और गैस को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। और इसी के बारे में समझना है। तो फ़ायदा क्या होगा? बहुत फ़ायदा है। कम फोर्स में ज़्यादा फोर्स पैदा करेंगे हम लोग, ठीक है। इस चैप्टर में कैसे कम फोर्स लगा के हम ज़्यादा फोर्स पैदा कर सकते हैं ये सीख पाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे। कैसे? और आप लोगों ने क्लास 9 के अंदर पढ़ा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोन्सी फोर्स, कि अगर मैं सपोज कर लो कि किसी सॉलिड को पानी के अंदर लेके जा रहा हूँ तो तैरता कैसे। मान लो अगर इस चैप्टर को पढ़ लोगे तो तुमको ये भी सीखने के लिए मिल जाएगा कि अगर हम पानी के ऊपर चलना चाहें या पानी के अंदर क्या करना चाहें, मोशन करना चाहें, तो कैसे कर सकते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये भी पता है कि सभी ऑब्जेक्ट तो क्या नहीं करते हैं, पानी के अंदर तो नहीं चल सकते या मोशन कर सकते हैं या रह सकते हैं। अब रहने का मतलब यहाँ पे मछलियों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। यानी पानी के ऊपर अगर आप चलना चाहते हैं, जैसे ज़मीन के ऊपर आप चल लेते हो, क्योंकि ज़मीन के थ्रू आपको एक फोर्स मिलता है ना, नॉर्मल फोर्स है कि नहीं है। लेकिन क्या ऐसे ही हमको वहाँ भी एक फोर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बिल्कुल वहाँ भी एक फोर्स मिलता है। तो वो कौन सा फोर्स होता है? ज़मीन पे तो सब चल सकते हैं, पानी पे सब नहीं चल सकते। तो पानी के अंदर सब क्यों नहीं चल सकते, इसको समझा जाएगा, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आई बात समझ में। तो बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और अंत तक बड़े फोकस के साथ क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे चीज़ों को। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चलिए बात करते हैं आखिर फ्लूइड होते क्या हैं। आखिर फ्लूइड क्या होते हैं? तो फ्लूइड आप सभी लोग जानते हैं, है ना, अभी जस्ट बता भी दिया। तरल क्या होते हैं? अ सब्सटेंस which can flow known as fluid। एक पदार्थ है फ्लूइड। क्या है? एक पदार्थ है, जैसे अभी जस्ट बताया भी, अभी भी समझ लो। फ्लूइड क्या है? एक पदार्थ है जो क्या कर सकता है? बह सकता है, फ्लो कर सकता है ना। इसके पास क्या होता है? अपना एक म्यूजिक होता है, बहने दे मुझे बहने दे। ठीक है, अब आगे की लाइन आप खुद बताएंगे। अब यहाँ पे बहने दे मतलब, बहने दे का मतलब यहाँ पे बहने मतलब सिस्टर नहीं है, आई बस समझ में। यहाँ पे फ्लो करने के लिए बोल रहा है वो, आई बस समझ में। कह रहा है कि भाई मुझे बस फ्लो करने दो, फ्लो करने दो, फ्लो करने दो, जिधर से आऊँ उधर से फ्लो करने दो, जहाँ पे हूँ वहाँ पे फ्लो करने दो, बस फ्लो करने दो मुझे। इसकी इच्छा ही यही है, बहना, फ्लो करना, ठीक है। तो कोई भी ऐसा पदार्थ जो इस म्यूजिक को क्या कर रहा है, इस सॉन्ग को फॉलो कर रहा है, जिसकी इच्छा ही यही है, फ्लो करना, बहने की इच्छा है। बहने का मतलब आप समझ पा रहे हैं ना। पानी लेते हैं आप, पानी, अच्छा सीधी सीधी बात, पानी वानी छोड़ो यार, कोई भी चीज़ हम जैसे पानी लेते हैं, अब हम पानी को दूसरे फॉर्मेट में नहीं ले जा रहे हैं, हम सिंपल ले रहे हैं। आपके पास जो जो चीज़ें हैं जिनको आप बोलते हो नॉर्मल भाषा में, तो आप किनको बोलते हो कि ये बह रहा है? कहते हैं पानी, पानी क्या हो रहा है? बह रहा है ना। अच्छा, हवा बह रही है कि नहीं है। तो बहने वाला जो वर्ड कहाँ कहाँ यूज करते हो आप? ज़्यादातर लिक्विड के अंदर। दूध बह रहा है, अभी आधे कहेंगे नहीं दूध तो गिरता है कि नहीं है। तो गिरेगा तो फिर बहेगा ना भाई, आया ना, तो वो बह रहा है, हवा बह रही है। तो जहाँ पे जो चीज़ें बहने वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं वही पदार्थ क्या कहलाएंगे हमारे पास? फ्लूइड कहलाएंगे। और मेनली हम लोगों ने देखा है कि भाई सॉलिड के कंडीशन में, जैसे हम ये नहीं बोल सकते कि वो लकड़ी बह रही है, लकड़ी को पानी बहा रहा होगा, लकड़ी अपने आप नहीं बह रही है, ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड बह रहा है, सब पॉसिबल है? नहीं। हाँ हो सकता है पॉसिबल, बाढ़ आ गई है ना,
उसके थ्रू ये बह जाए, तो बहा कौन रहा है भाई? प्रॉपर्टी किसकी थी? पानी की, इसकी प्रॉपर्टी थी, ये बह सकता है अपने मन से? नहीं। तो सॉलिड्स के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। याद रखेंगे फ्लो करने की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ दो लोगों में देखा गया। आप अपने आसपास देख लीजिएगा, जहां पे आप बहने वाली बात कर सकते हो वही फ्लूइड होगा। तो हम लोगों ने देखा वो क्या होगी, एक तो लिक्विड और दूसरी गैस, है ना। लिक्विड यानी द्रव और गैस मतलब गैस ही होता है ना। तो ये दोनों के अंदर देखा गया, इसलिए इन दोनों को ही हम लोगों ने क्या बोल दिया, फ्लूइड बोल दिया। बस सिंपल बात है, यानी तरल। यानी तरल के अंदर दो लोग आएंगे, एक होगा ठोस एक होगा द्रव और दूसरा होगा गैस। क्लियर है? अच्छा, अब फ्लूइड की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। फ्लूइड की अपनी क्या होती है, प्रॉपर्टी। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसको देखा जाए। बिल्कुल, मतलब अगर एक फ्लूइड है, जैसे सॉलिड की भी एक अपनी प्रॉपर्टी होती है, यस और नो। सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है भैया? वो कैसा होता है, उसका फिक्स शेप होता है, यानी जो शेप है उसका कभी बदलता नहीं है। ऐसा नहीं कि क्या होगा, ऐसा नहीं कि अभी इस तरीके से दिख रहा है, फिर अभी कुछ देर बाद दूसरे तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लेकिन लिक्विड के अंदर ऐसा नहीं है। लिक्विड अपना शेप चेंज कर लेता है। सॉलिड को कहीं भी रखो, किसी भी स्थान पे रखो, अपने शेप को चेंज करने वाला नहीं है। अपना जिस तरीके से दिखावट है, बनावट है, वो चेंज करने वाला नहीं है। लेकिन लिक्विड चेंज कर लेगा। लिक्विड क्या करेगा, जैसा देश वैसा भेष वाला परिभाषा फॉलो करता है। गैस भी जैसा देश वैसा भेष, लेकिन गैस की तो और समस्या है, वो रैंडमली किसी भी वेशभूषा में नहीं रहना चाहता है। लिक्विड की तो चलो ठीक है बातचीत कि चलो ठीक है, जिसमें रखेंगे उस तरीके से बन जाता है। थाली में रखेंगे तो थाली के आकार का लिक्विड बन जाएगा, है ना। कटोरे के अंदर रखेंगे तो कटोरे के मॉडल बन जाएगा। किसके अंदर, एक बॉटल के अंदर रखेंगे तो बॉटल के मॉडल बन जाएगा। गैस का तो अलग ही नेचर है, वो अलग ही तरीके से चलता है। कहता है कि हम जिस तरीके से हैं हम उसी तरीके से रहेंगे, हम किसी के अनुसार नहीं चलेंगे, हमारा जैसा मन करेगा वैसे रहेंगे, है ना। जरूर नहीं कि हम इंग्लैंड में गए तो इंग्लैंड की वेशभूषा हम धारण कर लेंगे, अमेरिका में गए तो अमेरिका के जैसा, वेस्ट इंडीज़ में गए तो वेस्ट इंडीज़ के जैसा, नहीं, हम जैसे है वैसे ही रहेंगे। इंग्लैंड में गए तो भी हमारा अपना अलग कहानी है, अलग रह रहे हैं। इंग्लैंड तो हमसे कभी मैच ही नहीं करेगा, है ना। अमेरिका वाले हमसे कभी मैच ही नहीं कर सकते, ठीक है। और ये नहीं कि इंग्लैंड में हम कुछ और क्या बोलते हैं, जैसे थे वैसे ही अमेरिका में भी रहेंगे, नहीं, मेरा मन। सॉलिड की तो प्रॉपर्टी है, सॉलिड की प्रॉपर्टी है कि भारत, इंग्लैंड, अमेरिका जौने देश में लेके चले जाइए, सॉलिड अपने आप को चेंज नहीं करेगा। वो इंडियन है तो इंडियन ही दिखाएगा, है ना, हर जगह, ठीक है। धोती कुर्ता पहनता है तो धोती कुर्ता पहन के जाएगा। लेकिन गैस की प्रॉपर्टी अलग है, वो ना हर जगह सेम नजर आएगा, वो ना उनके जैसा बनेगा। सच बात है, मनमानी है वो। इसका मतलब गैस के पास फिक्स शेप नहीं होता। एक बात तो ये समझ लो भाई, फ्लूइड की बात करोगे तो दोनों की बात करनी पड़ेगी, लिक्विड और गैस दोनों की। तो ठोस की प्रॉपर्टी हमको समझ में आती है कि हाँ उसका फिक्स शेप होता है, तो शेप वाली बात कर ली हम लोगों ने। अब ऐसे ही वॉल्यूम की बात आती है। वॉल्यूम क्या होता है सर, कि जगह कितना घेरता है ना, जगह कितना घेरता है। अब क्या ऐसा होता है सर कि हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाए तो वॉल्यूम चेंज हो जाए, हाँ या ना, यस और नो। इसको समझना पड़ेगा। सॉलिड जो होता है उसका वॉल्यूम कहीं चेंज नहीं होता है। इस जगह पे है, मतलब अमेरिका में है तो भी जितना रहेगा वॉल्यूम उसका, मतलब जितना जगह घेरेगा अमेरिका के अंदर उतना ही, इंग्लैंड के अंदर भी उतना ही, भारत के अंदर भी उतना ही, चाइना के अंदर उतना ही, रसिया के अंदर भी। लिक्विड की भी सेम प्रॉपर्टी है, भले ही अपने आप को चेंज कर ले रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। सेम मतलब इक्वल, हर जगह पे वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है, भले ही अपने आकार को क्या कर ले, चेंज कर ले। लेकिन गैस का क्या है, चेंज कर लेता है, वॉल्यूम चेंज कर लेता है। हाउ डू यू से दैट? गुड। यहाँ पे एक टर्म समझना पड़ेगा वॉल्यूम के बारे में, तब आप कह सकते हो कि वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम क्या होता है, चेंज होता है। एक टर्म बताया जाता है घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी बताता है कि घनापन कितना है, और डेंसिटी को हम लोग डिराइव करते हैं द्रव्यमान बटा आयतन से। देखिए ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा मैं रखूँगा ताकि मैं आपको बेसिक्स समझा पाऊँ, है ना। और मुझे उम्मीद है कि आप उठ के भागेंगे नहीं, है ना। तो घनत्व एंड डेंसिटी, डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, द्रव्यमान बटा आयतन, मास अपन वॉल्यूम। वॉल्यूम बताता है कितना जगह घेरा जा रहा है, मास बताता है कि उस वॉल्यूम में, पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास प्रेजेंट है। मतलब एक डब्बा लिया जिसकी लंबाई यूनिट में है,
यूनिट मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, है ना भाई। क्यूब लिया, एक सिंपल ले लो जिसका क्यूब लेना है, यहाँ पे क्यूब लो और 1 मीटर का क्यूब ले लो, यानी 1 मीटर क्यूब वाला क्यूब ले लो और उस कंडीशन में क्या करो, उसमें उस किसी ऑब्जेक्ट को डालो जिसका आप चाहते हो क्या, डेंसिटी फाइंड आउट करना कि कितना घनापन है, तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी डेंसिटी क्या है। जितने उसके पार्टिकल आएंगे, जितने मास के पार्टिकल उसके आएंगे, उस मास को रख दो जितना उस 1 मीटर क्यूब के अंदर आ रहा है। मतलब ऐसे समझो, ये ऐसे होता है, ये क्यूब मैंने ले लिया, क्यूब की प्रॉपर्टी क्या है कि सभी लेंथ इसकी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, मतलब सब 1 मीटर का है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने पानी को डाल दिया, तो पानी के जितने कण अटे 1 मीटर क्यूब के अंदर, पानी के जितने कण अटे यानी आएंगे, वही क्या होगा, उसका वॉल्यूम का डेंसिटी कहलाएगा। जितने कण आएंगे 1 मीटर क्यूब के अंदर, समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। तो यानी किसी की डेंसिटी पता करनी है तो इस बॉक्स को अपने साथ लेके जाइएगा और पता कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको इधर बुला देता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा समझिएगा, ताकि मैं आयतन की बात कर रहा हूँ ना, तो आयतन की कहानी को समझो। तो ये रहा आयतन, और आयतन इज इक्वल टू क्या होगा, आयतन इज इक्वल टू होगा सर द्रव्यमान बटा क्या, वॉल्यूम यानी डेंसिटी यानी घनत्व, है ना। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। थोड़ा गैस की कहानी को समझो। गैस की प्रॉब्लम ये है ना कि गैस जितना जगह मिलता है उतना एक्सटेंड हो जाता है। कम जगह में रखोगे, सिकुड़ के ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे, जगह ज़्यादा मिल गई पूरा एकदम फैल के चलेंगे, समझ पा रहे हो। यानी क्या हो रहा है, उनका बार बार चेंज हो रहा है। जगह जो कंडीशंस हैं उनकी डेंसिटी है, पहले क्या है कि कम जगह में है तो घनापन ज़्यादा दिखा रहे हैं, पास पास कनेक्टेड हैं तो घनापन क्या है, ज़्यादा, यानी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा। जगह ज़्यादा मिल गई तो फैल गए, अब डेंसिटी क्या हो गई, कम। तो एक बात बताओ, डेंसिटी अगर कम या ज़्यादा होगी तो गेम चेंज होगा कि नहीं होगा, आयतन चेंज होगा कि नहीं होगा, ये समझाना है मुझे। द्रव्यमान तो वही रह जाएगा, मतलब 100 पार्टिकल हैं तो 100 के 100 पार्टिकल, मान लो एक कंटेनर मैंने लिया, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड ऐसे रखा है ना, तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे, लिक्विड नहीं है सॉरी गैस है ना, रखा यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह दिख रहा है। मैंने कंटेनर थोड़ा सा बड़ा कर लिया, कंटेनर थोड़ा सा बड़ा कर लिया इसके रिस्पेक्ट में, तो थोड़ा फैले हुए नजर आएंगे ना भाई, है ना। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है बताओ, 100 ही पार्टिकल हैं, लेकिन द्रव्यमान तो सेम है, लेकिन घनापन कम या ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। घनापन कम या ज़्यादा होगा तो जगह भी ज़्यादा और कम लेंगे। घनापन कम है तो आयतन क्या है, आयतन क्या है, आयतन मतलब कम जगह घेर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अच्छा, घनापन ज़्यादा है तो आयतन कम है, इसको पकड़ो, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन होगा कि नहीं होगा, घनत्व तो कम है तो आयतन ज़्यादा होगा, यानी बहुत घनत्व तो है, मतलब क्या बोलते हैं सॉरी कम घनत्व है, दूर दूर है, घनापन क्या है, कम है, यहाँ पे घनापन ज़्यादा है। अरे भाई घनापन का मतलब आपके सिर पे बाल है, अगर वो क्या है इतने में ही बहुत ज़्यादा बाल उग गए हैं तो कहते हैं कि आपका बाल क्या है, घना है, बाल झड़ने लगते हैं तो फिर आप कहते हैं घनापन कम हो गया, यानी आपका बाल घना नहीं है। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि कम सरफेस पे आपका जो सर है इस पर ज़्यादा बाल उग गए तो घनापन हो गया, बाल कम हो गए, घनापन खत्म। तो सेम कहानी तो है कि अगर बहुत ज़्यादा पार्टिकल कम जगह में रह गए तो उस कंडीशन में घनत्व ज़्यादा, और अगर घनापन कम तो उस कंडीशन में वॉल्यूम ज़्यादा। नहीं, उसी जगह में अगर देखो कम पार्टिकल हो गए तो फिर घनत्व कम हो जाता है। कई सारी टेंडेंसीज को आप पकड़ सकते हो। बाकी आप यहाँ से समझ सकते हो कि अगर घनत्व कम है, घनत्व कम होने का मतलब जगह ज़्यादा घेर रहे हैं, यानी ज़्यादा जगह को लेके बैठे हैं, वही 100 पार्टिकल, यहाँ भी 100 पार्टिकल थे, यहाँ भी 100 पार्टिकल है, लेकिन वहाँ पे कम जगह में है तो उस कंडीशन में क्या था, उनका घनत्व ज़्यादा था तो आयतन क्या रहा होगा, कम। घनत्व ज़्यादा, घनापन ज़्यादा तो आयतन कम, और अगर आयतन ज़्यादा तो घनत्व, और घनत्व कम तो आयतन ज़्यादा, तो क्लियर है, ठीक है। अब क्या लिक्विड के अंदर ऐसा होता है, लिक्विड के अंदर ऐसा नहीं होता है कि नहीं है, लेकिन गैसेस के अंदर ऐसा होता है, गैसेस के अंदर ऐसा होता है। आप खुद देखते हो कि अगर मान लो एक कमरे के अंदर आप धुआं ऐसे कुछ जलाओ और कमरे को पूर्ण रूप से पैक कर दो, कमरे को पूर्ण रूप से क्या कर दो, पैक कर दो। तुम भी बाहर चले जाना, ऐसा मत कि कमरे में रहना, और धुआं मतलब खूब ज़्यादा धुआं उसके अंदर होने दो, है ना, तो पूरे कमरे के अंदर फैलेगा, घनापन क्या हो जाएगा, ज़्यादा, है ना। कुछ जला देना, जला देने से मतलब क्या होगा, धुआं ज़्यादा निकलेगा, पूरे कमरे के अंदर फैल जाएगा धुआं, और ज़्यादा धुआं जब निकलेगा, बाहर निकलने का ऑप्शन है नहीं, तो इसी में क्या हो जाएगा, एकदम घनापन ज़्यादा हो जाएगा ना धुएं का, हाँ या ना। अब सपोज कर लो उसी में तुम एंट्री मार लो,
अब क्या होगा, तुम्हें कुछ दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा, है कि नहीं है, क्योंकि घनापन क्या है, ज़्यादा। अब दीवार तोड़ दो, पूरा फैल जाएगा, धुआं उतना ही था जितना पहले था, लेकिन अब फैल गया, है ना। अब तुमको दिखाई देगा, दिखाई देगा, क्योंकि घनापन क्या हो गया, कम। घनापन कम तो आयतन ज़्यादा। अब ये ज़्यादा जगह घेरने लगे, ज़्यादा जगह को कवर कर लिए, तो घनापन क्या हो गया, कम। यानी गैसेस के कंडीशन में ऐसा होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया, क्लियर है। तो जो वॉल्यूम होता है गैस का, वो क्या होता है, चेंज होते रहता है। क्यों चेंज होता रहता है, समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरीका था, बहुत अलग अलग तरीके हैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन हम एक बेसिक तरीका लेते हैं, है ना। बेसिक तरीका मतलब जो एट अ टाइम आ गया समझ में, ओके। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया ये समझ में आ गया कि इसका फिक्स शेप होता है, फिक्स्ड शेप होता है, जबकि इसका क्या होता है, इनडेफिनिट शेप होता है ना। इसको तब फिक्स ना बोले, इसको तब डेफिनिट शेप बोल दो, है ना। डेफिनिट शेप होता है, निश्चित शेप होता है, इसका इनडेफिनिट होता है ना। क्लियर है, मतलब कैसा रहेगा वो हम नहीं बता सकते। इसका अगर देखा जाए वॉल्यूम देखा जाए तो इसका डेफिनिट वॉल्यूम होता है या फिक्स वॉल्यूम होता है ना। फिक्स वॉल्यूम होता है और इसका वॉल्यूम चेंज होते जाता है ना। यानी यहाँ पे इनडेफिनिट वॉल्यूम भी डाल दो, ठीक है, फिर वही खेला। आप कहेंगे तब डेफिनेट इसको भी डाल दिया होता है ना। बस ऐसे जनरली मैं बोल रहा हूँ, आप खुद भी समझो, समझना ज़रूरी है। मैं क्या लिख रहा हूँ इससे मतलब कुछ भी नहीं है, समझ में जो आए वही लिखिएगा आप अपनी भाषा में लिखिएगा, ठीक है। आपको भोजपुरी में समझ में आ रहा होगा तो इसको भोजपुरी में आप अपनी कॉपी पे लिखिएगा। ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ पे जो लिखा हूँ वही छाप लीजिए, इसीलिए मैं लिखने में ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं लिखा हूँ तो मैं अपनी समझ के अनुसार लिखा हूँ। बस इसमें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको लीजिए। अब मैं इसको पूरा डिफाइन करूँ कि लिक्विड हैज़ डेफिनिट शेप बट गैसेस हैज़ नो डेफिनिट शेप, ठीक है, उतनी लाइन का कोई मतलब है नहीं, मतलब है बस ये समझना था कि इसके पास डेफिनेट शेप, इसका क्या है, फिक्स है, इसका शेप फिक्स नहीं है, यही डालना है तुमको, ठीक है। तो लिखने पे ज़्यादा काम नहीं करेंगे, ओके। दो बातें हो गई। तीसरी बात ये बताओ कि इसकी डेंसिटी क्या होगी, फिक्स होगी कि नहीं फिक्स होगी, द्रव की। अब आएगा गेम, अब चेंज होगा। मैंने इसको जब फिक्स वैल्यूम बोल दिया, इसका वैल्यूम इनडेफिनिट बना दिया। अभी थोड़ा सा पकड़ना, द्रव की कंडीशन में क्या इसकी वैल्यूम आपने फिक्स कर दी तो डेंसिटी फिक्स होगी। डेंसिटी फिक्स होगी। लिक्विड के केस में बोला हूँ, वॉल्यूम का तो कुछ भी नहीं फिक्स होता है, मैं मान लेता हूँ कुछ भी फिक्स नहीं होता है, लेकिन इसका क्या होता है भाई। आपने कैसे इसका डेफिनेट शेप बोल दिया, तो मैं लिखूंगा कुछ भी, आप चुपचाप बैठे रहेंगे। मुझे भी पता है डेफिनेट शेप नहीं होता है, मुझे भी नहीं पता है। आप ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं लिखवाइए, ठीक है। अब इसमें क्या कंफ्यूज हैं आप, अभी जस्ट बताएं, वो जैसी देश वैसे भूसा, है कि नहीं है। थाली में जाएगा तो थाली का शेप लेगा, ग्लास में रहेगा तो ग्लास का शेप लेगा। भाई जिस शेप में है, सॉरी जिस ऑब्जेक्ट के अंदर रखा जाएगा उस ऑब्जेक्ट का शेप ले लेगा। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो इसका शेप डेफिनेट है। अवेयर रहिए, मैंने पहले ही बोला था, कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर रहिएगा मेरी क्लास में। दिक्कत ये है कि मैं मिस्टेक करूँगा, जानबूझ के करूँगा, ठीक है भाई। गलती से भी तो हो सकता है मुझसे, लेकिन क्या जानबूझ के भी कुछ मिस्टेक्स में करूँगा, और उसको आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब पता चले आप सो रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो इंडेफिनिट शेप, और इसका शेप इंडेफिनिट है, इसका भी शेप इंडेफिनिट है। इसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, तो इसकी डेंसिटी फिक्स होगी, बिल्कुल। इसकी डेंसिटी क्या होगी, फिक्स होगी। इसको पकड़ना जरूरी है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, फिक्स होती है। आप डेंसिटी किसकी निकालते हो, इसी की, लिक्विड की। आप बोल देते हो ना, अभी आप आगे जाके देखोगे तो आप बोलते हो कि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1000 kg/मीटर क्यूब होती है, 1000 kg/मीटर क्यूब होता है, समझ पा रहे हैं। जबकि Hg यानी पारे का जो होता है वो 13600,
समझ पा रहे हैं, 13,600 13.6 गुना एक्स्ट्रा होता है पानी से। तो अगर मैं बोलूँगा कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब एक पदार्थ ए है, एक पदार्थ बी है, और मैंने बोला बी की डेंसिटी ए से ज़्यादा है, तो एक बात ये भी ध्यान देना कि इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी। लिक्विड है दोनों, लिक्विड है दोनों, तो मैं बोलूँगा कि ए बी की थिकनेस ज़्यादा होगी। अब मैं बात करूँ आपसे ऑयल और पानी के अंदर, तो ऑयल और वाटर इन दोनों में डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? ऑयल की, क्योंकि थिकनेस उसकी क्या है, ज़्यादा है ना भाई। आप पानी के अंदर हाथ डालते हो तो देखते हो ना कि बहुत ज़्यादा क्या होती है, ठीक होता है, पकड़ लेता है। अब ये पकड़ता क्यों, वो बात तो अलग है। तो फिलहाल में आप समझोगे तो पानी पतला नज़र आता है कि नहीं नज़र आता है, और जबकि ऑयल मोटा नज़र आता है। नॉर्मल फील कर सकते हो, कुछ ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ, बस फील करो। इसीलिए तो हम लोग पानी के दूध के अंदर जब पानी आता है तो हम पता कर लेते हैं कि दूध के अंदर पानी है। कैसे पता करते हैं? क्योंकि दूध थिक होता है, मोटा होता है, पानी पतला होता है। तो जब वो पानी को मिला दिया जाता है दूध के अंदर, तो वो भी क्या कर देता है, दूध को भी पतला कर देता है। तो हमको पता चल जाता है कि क्या है, ये पानी मिला हुआ है ना। तो डेंसिटी का फर्क है, और डेंसिटी हम इसकी डिफाइन कर सकते हैं। दूध की डेंसिटी फिक्स है, ऑयल की डेंसिटी क्या है, फिक्स है। तो इसका मतलब इसकी भी डेंसिटी क्या होगी, फिक्स। अरे किसकी डेंसिटी? अरे भाई जितने भी लिक्विड है उन सबकी डेंसिटी क्या होती है, फिक्स होती है। जबकि का तो पता ही नहीं है ना, इनमें इंडेफिनिट है ना। ये सदाबहार लोग हैं, इनको फर्क ही नहीं पड़ता, अपने आप में नाम काम करने के लिए नहीं बैठे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन जी रहे हैं, जहाँ मन करे आएंगे, जहाँ मन करे जाएंगे, जिस तरीके से रहना उस तरीके से रहेंगे। नहीं नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 3 प्रॉपर्टी आप लोगों ने देख ली, हाँ या ना। अब कुछ और बातें आपको जानना जरूरी है। अब वो जरूरी क्या है, तो 2 बातें मैंने समझा दी। फ्लूइड क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पहला हेडिंग फ्लूइड क्या होता है वो डाल लीजिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स ये डाल लीजिएगा, और लिस्ट को लिख लीजिएगा, ठीक है। अब कुछ और बातें एक्स्ट्रा समझते हैं, जिसको हमको आगे चैप्टर के अंदर मानते हुए चलना है, ठीक है। चलिए मानते हुए चलना है। तो पूरे चैप्टर के अंदर कुछ एज्यूम्पशन ऐसे आएंगे इनको आप अगर नहीं फॉलो करोगे तो फिर पूरा का पूरा गेम नहीं चल पाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे आप लोगों ने देखा कि लिक्विड और गैस के अंदर थोड़ा वेरिएशन है। लिक्विड और गैस के अंदर क्या है, वेरिएशन है। वेरिएशन का मतलब कुछ प्रॉपर्टीज मिल नहीं रही हैं, लेकिन दोनों को हमने फ्लूइड माना हुआ है। दोनों को हम मिला के ही तो फ्लूइड बोल रहे हैं। फ्लूइड के अंदर लिक्विड भी रखा गया, गैस भी रखा गया है, जबकि दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी से बिलोंग कर रहे हैं, है ना। दोनों की सेम प्रॉपर्टी तो है नहीं, है कि नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस फ्लूइड के ऊपर या इस फ्लूइड को एक सिंगल एक रूल देना पड़ेगा। भाई हम प्रॉपर्टी जब देखेंगे, एक बात समझो, हम फोर्स लगाएंगे। हमने बोला फोर्स लगा रहा हूँ फ्लूइड के ऊपर, फ्लूइड के अंदर लिक्विड भी आ रहा है, गैस भी आ रहा है। अब तुम पानी के ऊपर लगा रहे हो और गैस के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, तो दोनों सेम बिहेव तो नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन देयर प्रॉपर्टीज। वेरिएशंस हैं तो दोनों सेम तो काम करेंगे नहीं। तो फिर फ्लूइड का जो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है फिर अलग करना पड़ेगा हमको। लिक्विड का अलग तब पढ़ो और गैस का अलग। तो हम लोगों ने जनरली देखा ना यार कि कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो इसकी डिफरेंट है, लेकिन ज़्यादातर क्या मिलती हैं, इसमें सिमिलरिटीज मिलती हैं, लेकिन अलग भी हैं। वेरिएशंस तो हैं, इससे हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि ज़्यादातर ये सेम तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, सिमिलर बिहेव कर रहे होते हैं। तो ज़्यादा हम क्या करेंगे, उसको अलग थलग कर देंगे, तो फिर हमको फ्लूइड का ज़्यादा पोर्शन पढ़ना पड़ेगा गैस वाले में। यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स बनाए, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस बनाए। वैसा नहीं कि नहीं है, पढ़ना तो है, आगे जाके और आप डीप में पढ़ोगे तो गैसेस को आप अलग तरीके से पढ़ रहे होगे। लेकिन हम जो देखते हैं मेनली फ्लूइड्स में लिक्विड को ज़्यादा दिखते हैं, है ना। और लिक्विड की तरह थोड़ा सा सिमिलर बिहेव करता है गैस, क्योंकि दोनों सेम काम करते हैं ना, सेम पे काम करते हैं कि बहना है, फ्लो करना है, हाँ या ना। तो सोचा ये गया कि एक काम करते हैं, फ्लूइड वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हम फ्लूइड जब बोल रहे हैं तो गैस और लिक्विड दोनों आ रहे हैं, तो हम एक सिंगल प्रॉपर्टी दे देते हैं फ्लूइड को, और जो ये प्रॉपर्टी नहीं मान रहा है उसको हम बोल देंगे उस पूरे चैप्टर के अंदर, या ये मान के चलेंगे कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, भले ही नहीं है उस समय, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल में हम उसको वैसा ही बिहेव करेंगे। जैसे हम बोल देंगे कि जो फ्लूइड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। फ्लूइड को हमको क्या लेना पड़ेगा, इनकम्प्रेसिबल। अब क्या मतलब, इसको पकड़ो, इनकम्प्रेसिबल का मतलब असंपीड्य। असंपीड्य, असंपीड्य मतलब दबाएं तो ना दबे, दबाएं तो ना दबे, है ना, दबाएं तो ना दबे।
लेकिन ऐसा गैसेस के अंदर नहीं होता है। गैसेस दबते हैं। गैसेस क्या होते हैं? दबते हैं। लिक्विड होता है, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल मैं ले सकता हूँ। अब ये भी ध्यान देना, यहाँ पे कहानी एक और है, ये एक्चुअल में आइडियल मानते हैं हम लोग तब। अब इसको भी समझो, बहुत जरूरी है। अभी तक आप लिक्विड की बात करते हो ना, तो आपके माइंड में केवल पानी चलता है ना, क्योंकि आप जिस अर्थ पे रहते हो उसका 71% क्या है? पानी है ना। और आपके बॉडी के अंदर 60 to 70% पानी है, समझ पा रहे हो? तो कुल मिलाकर पानी से ही तो घिरे हो चारों ओर से। आपके जीवन का महत्वपूर्ण कंपाउंड क्या है? पानी है। बिना पानी के आप जीवित नहीं रहते हो। मैं प्यास लग जाएगी अभी, आप तुरंत क्लास छोड़ के चले जाएंगे बाहर, है कि नहीं है? पहले पानी लेके आएंगे, भले ही क्लास चल रही है, 2 मिनट के लिए टॉपिक छूट जाए चलेगा, पानी नहीं छूटेगा, है कि नहीं है? इतना पानी के आप लोग आदी हो चुके हैं, है ना। तो फ्लूइड में आप मेनली इसीलिए आप क्या मानते हो कि ये पानी ही है। लेकिन पानी को जब आप देखोगे तो पानी के अंदर थोड़ा सा समझना, पानी को थोड़ा दबाओगे ना, अगर बॉटल भरी हुई है और दबाना चाहो तो दबता है कि नहीं हल्का सा? हाँ या ना? इससे डिनाई तो नहीं करना, दबता है ना? दबता है। यानी पानी भी क्या होता है? दबता है। अगर पानी दबता है, पूरा तो नहीं दबता है लेकिन हल्का सा दबता है, यानी पानी इनकम्प्रेसिबल तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा संपीड़ितता दिखाता है। लेकिन हम सिर्फ फ्लूइड के अंदर पानी नहीं लेंगे, हम आइडियल फ्लूइड मानेंगे। आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर भैया तुम सच में एक ऐसे फ्लूइड हो, यानी तुम फ्लूइड हो, ऐसे फ्लूइड हो, पूरी दुनिया तुमको देख रही है, या प्रॉपर्टी जो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि तुमको दबना नहीं है किसी से। समझ पा रहे हो? फ्लूइड मतलब लिक्विड, सॉरी आई एम नॉट सेइंग दैट, सिंपल। हाँ, बात तो यहाँ पे करूंगा मैं फ्लूइड की, लेकिन फिलहाल में हम लिक्विड की बात करें तो आइडियल जो लिक्विड होता है वो दबता नहीं है। पानी यहाँ पे दब रहा है ना, लेकिन उसको दबना नहीं चाहिए। तो हम आइडियलिटी के केस में चल रहे हैं, समझ पा रहे हो? तो फ्लूइड को हम क्या मानेंगे? इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि पानी नहीं दबता है। पानी दबता है लेकिन नॉर्मली हम आइडियल ले रहे हैं, तो आइडियलिटी के कारण हम ये बोलेंगे कि लिक्विड को नहीं दबना चाहिए। लिक्विड नहीं दबता है तो फ्लूइड को भी नहीं दबना चाहिए, है ना। लेकिन गैस इस बात को थोड़ी ना मानता है, गैस तो दबता है ना। तो इसलिए हम मजबूरन क्या करेंगे? गैस भी इनकम्प्रेसिबल है। यहाँ पे एज्यूम्पशन लेनी पड़ेगी कि गैस भी क्या है? इनकम्प्रेसिबल है, जबकि गैस क्या है? कंप्रेसिबल है। लेकिन हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे कि जो फ्लूइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल, असंपीड्य होते हैं, दबाने पे दबेंगे नहीं। ये किसके लिए है? आइडियलिटी के लिए। जैसे अभी हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा हुआ है ना, हम लोगों ने रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट देखा हुआ है। रिजिड बॉडी में हम लोग बोलते हैं कि फोर्स लगाने से उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, है ना। अगर एक सॉलिड है तो उसके ऊपर अगर तुम फोर्स लगा के उसको दबा रहे हो, तो दबाना चाहो तो एकदम नहीं दबेगा, या खींचना चाहो तो इलांगेशन भी एकदम नहीं आएगा। लेकिन बाद में हम लोगों ने देखा उसी के ऊपर बेस्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, जहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि नहीं, लिक्विड के अंदर ऐसा, सॉरी सॉलिड्स के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम उसको अगर खींचेंगे तो खींचेगा, यानी उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर भी जाएंगे, इलास्टिसिटी आ रही है। क्योंकि पहले वाले कंडीशन में ये बोला गया कि रिजिड बॉडी वो होती है कि जिसमें जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे चेंज होता है। इलास्टिसिटी में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के बीच की का गैप जो होता है, डिस्टेंस जो होता है वो दूर दूर होता है, या पास पास होता है कि नहीं होता है? होता है या ना। तो आइडियल बॉडी अगर होगी, आइडियलिटी के केस में हमने रिजिड बॉडी एज्यूम कर लिया, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। वैसे ही आइडियलिटी हम एज्यूम कर रहे हैं कि आइडियलिटी ऐसा होना चाहिए। आइडियल एक फ्लूइड, अगर एक फ्लूइड आइडियल है, आदर्श द्रव जिसको बोलेंगे, सॉरी आदर्श तरल, आदर्श तरल, तो उस कंडीशन में उसको इनकम्प्रेसिबल होना पड़ेगा, असंपीड्य होना पड़ेगा। गैस नहीं होता, लेकिन मानना पड़ेगा इसको भी। और हम जो चैप्टर पढ़ रहे होंगे उसमें क्या कर रहे होंगे? हम लोग यही मान के चलेंगे कि हम जो फ्लूइड लिए हैं वो अच्छे वाले हैं, है ना। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, हाँ या ना? बिल्कुल। क्योंकि यार अगर देखो, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर मान लीजिए हमारे पास तो पानी है, हमको पानी पे पढ़ाना चाहिए था, तो सिर्फ पानी पे तो काम चलेगा नहीं। अलग अलग लिक्विड हैं, अलग अलग फ्लूइड्स हैं, है कि नहीं है। और हर का सबका क्या होता है? अलग अलग बिहेवियर होता है। तो सबके बिहेवियर के अनुसार चले तब एक एक चैप्टर होगा, है कि नहीं है? ऐसा लो, एक एक चैप्टर तब होगा, सबके बारे में आइडेंटिफिकेशन करना है। अगर एक लिक्विड पानी को पकड़े तो पानी का कुछ और बिहेवियर होगा, दूध को पकड़े उसका और बिहेवियर होगा, शराब को पकड़े उसका और बिहेवियर होगा, है कि नहीं है। सबका बिहेवियर अलग अलग होगा ना, हाँ या ना। तो सबको पढ़ने में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हम लोग आइडियलिटी या आइडियल फ्लूइड्स को पढ़ते हैं। और आइडियल फ्लूइड के कंडीशन में हम क्या एज्यूम्पशन लेते हैं? सबसे पहले कि वो दबने वाले नहीं होते हैं। दूसरी बात, दूसरा एज्यूम्पशन, नॉन विस्कस होते हैं। नॉन विस्कस, अश्यान, ठीक है, अश्यान। ये बातें आपको आगे जाके पढ़ने भी है, लेकिन फिलहाल में हम ऐसे दिखा देते हैं, समझा देते हैं।
देखिए नॉन विस्कस का मतलब होता है कि जैसे पानी आप देखते हो, पानी देखते हो, है ना। जब आप पानी देखते हो तो आपको क्या नज़र आता है, क्या नज़र आता है कि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लिप करती है, स्लिप करती है, यस और नो। या सिंपल बोलूँ मैं तो टेंजेंशियल शियर हम पढ़ के आए थे, टेंजेंशियल या शियर डिफॉर्मेशन, यस और नो। जिसमें क्या होता है कि अगर मैं ऊपर से फोर्स लगाऊं तो ऊपर वाली जो लेयर है डिफॉर्मेशन में, उसके कारण क्या हो जाए, डिफॉर्मेशन आ जाए। तो वो डिफॉर्मेशन क्यों आता है, वो डिफॉर्मेशन का कारण क्या है कि ये इसके ऊपर से क्या कर जाए, इसके साथ ध्यान से समझना। इसमें होता क्या है, ऐसे सिंपल समझोगे तो अभी समझ में आ जाएगा। जैसे ये लेयर आगे जाना चाह रही है, आगे लेयर जाना चाह रही है, तो ये पीछे वाली या नीचे वाली जो लेयर है इसको रोके। अगर ये इसको रोकेगी तो तुम ऊपर फोर्स लगाओगे तो ये भी क्या होगी, ये भी थोड़ा थोड़ा स्लाइटली मूव करेगा कि नहीं करेगा, हाँ या ना। ये भी पहले इधर जा रहा था, पहले ऐसे था, ऐसे ऐसे था, लेकिन जब इसके ऊपर तुम फोर्स लगाओगे इस लेयर के ऊपर तो इधर जाएगी, तो अपने साथ इसके साथ इसको भी तो थोड़ा डिफॉर्म करेगी कि नहीं करेगी, हाँ या ना। अरे हाँ ना बोलिए। जैसे आप एक बॉडी को ले रहे थे, नीचे फिक्स कर दिया आपने, ऊपर की ओर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से क्या हुआ, ये बॉडी हल्की सी क्या हो गई, इस तरीके से इस मॉडल में आ गई कि नहीं आ गई, हाँ या ना, इस मॉडल में आ गई। नीचे से तो नहीं गई लेकिन ये ऊपर की ओर चली गई, क्यों, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स थे आपस में क्या थे, कनेक्टेड थे, है ना। अभी मॉलिक्यूल्स इसको जाने नहीं देना चाह रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स इसको जाने देना नहीं चाह रहे हैं। इसी कंडीशन में, इस प्रयास के कारण ये भी इधर चले आए हैं, हाँ या ना, ऐसा नो। अगर ये जाने देना चाहते तो होता क्या, होता क्या कि बस ये ऊपर वाली लेयर चली जाती, ये वाले ऐसे ही रह जाता, यानी पूरी बॉडी का शेप चेंज नहीं होता, है ना, बस ऊपर वाले फ्लो कर जाते। तो पानी के अंदर ऐसा माना जाता है कि ये वाली टेंडेंसी नहीं है। कैसी टेंडेंसी कि भाई अगर ऊपर फोर्स लग रहा है तो ऊपर वाला बस स्लिप कर जाएगा, नीचे से कोई लेना देना नहीं है। यानी जो हमारा फ्लूइड होता है वो नॉन विस्कस होता है, ऊपर वाली लेयर के साथ तुम कुछ भी करोगे नीचे वाले से लेना देना नहीं है, ये समझना है। क्या समझ में आया, हाँ या ना। यानी जो लिक्विड की लेयर होती है एक दूसरे के ऊपर स्लिप करके चली जाती है, दैट मीन्स फ्रिक्शन नहीं होता है। सीधा सीधा बोलूँ तो फ्रिक्शन यहाँ पे मौजूद नहीं होता, क्योंकि फ्रिक्शन होगा तो ही तो रोकेगा। फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को रोकता है, हाँ या ना। यानी अगर ऊपर का मॉलिक्यूल जाना चाहता है तो ये नहीं जाने देगा, क्योंकि ये रेस्ट में है, हाँ या ना। तो ये क्या करेगा, इसको रोकेगा इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको रोकेगा। रोकने से क्या होगा, शेप पूरा का पूरा चेंज होगा कि नहीं होगा। ये भी इसको मजबूरन रोकने के लिए इसके पीछे जाएगा, जब इसके पीछे जाएगा तो ये भी इस डायरेक्शन में जाने लगेगा। समझ पा रहे हो। तो हम क्या मानेंगे कि जो आइडियल फ्लूइड होते हैं वो नॉन विस्कस होते हैं। नॉर्मल भाषा में नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन between two layer of fluid, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। नो फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर ऑफ फ्लूइड, क्लियर है, इतना ही समझना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, यस और नो, इज दैट क्लियर, ओके। तो आई थिंक यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई कि भैया एज्यूम्पशन क्या लेके चलना है, ये लेके चलना है। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या ऐसा सच में पॉसिबल है। मैंने अभी जस्ट बताया कि आइडियल के कंडीशन में होता है ना। कुछ ऐसे फ्लूइड मिलते हैं ऐसे लगभग नियरली अबाउट कि जिनके अंदर फ्रिक्शन बहुत कम होता है, कुछ ऐसे भी फ्लूइड मिलते हैं जिनके अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे पानी के कंडीशन में देखोगे तो पानी के कंडीशन में देखो, अच्छा देखो इसको जब मैंने बताया नॉन विस्कस, तो यहाँ पे एक टर्म लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है कि यहाँ पे शियर आर टेंजेंशियल इफेक्ट या शियर आर टेंजेंशियल डिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। ये शियर आर टेंजेंशियल डिफॉर्मेशन ही तो था, तो यहाँ पे ये भी लिख लो, नहीं तो फिर बाद में कुछ लोग अपने मन में चलेंगे, आगे उनको पढ़ाया जाएगा कि भैया इसके जगह पे उनको लोग पढ़ा देंगे कि शियर आर टेंजेंशियल नहीं होता, तो वो लोग भी सही है, हम ये नहीं कह रहे हैं, हमने इसी चीज़ को बस समझाया, लिखा नहीं है। तो आप लोग नहीं लिखेंगे फिर आप कहेंगे सर ये बात हो गई, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि क्या होगा, नो शियर आर टेंजेंशियल डिफॉर्मेशन प्रेजेंट, सिंपल लिख दिया, ठीक है, समझ जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं दे दूंगा नोट्स। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सब एक एक लाइन आपको लिखी हुई मिल जाएगी, ऐसा भी नोट्स मेरे पास प्रेजेंट होता है। हमारे पास नोट्स मेकिंग मशीन्स हैं, समझ रहे हैं, ऐसी मशीन्स जो क्या है मेरे शब्दों को कैच करके बन रही होती हैं, समझ पा रहे हैं, जितना मैं बोल रहा हूँ ऑटोमेटिक सब वही मिलेगा, इतनी तगड़ी मशीन है हमारे पास। ओके, तो अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स के लिए प्रॉब्लम होगी तो वो भी बता दीजिएगा। ओके, बाकी अगर अपने मन से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर बनेगा। फिलहाल में हम ये बात कर रहे थे कि भैया जो फ्लूइड्स होते हैं वो भी फ्लूइड्स कई तरीके के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं होता है,
दैट मीन्स अगर ऊपर वाला लेयर जा रहा है तो नीचे वाला कहेगा हमको कोई लेना देना नहीं है। कुछ ऐसे भी होंगे जो ऊपर वाली लेयर के साथ अपने आप भी फ्लो कर जाएंगे, दैट मीन्स विस्कोसिटी को दिखाएंगे। विस्कस फोर्स होता है जिसको आप नॉर्मली भाषा में, जैसे आप अगर आप सरफेस पे लेके चलो फ्रिक्शन मानते हो, तो वैसे ही फ्लूइड के कंडीशन में उस फ्रिक्शन को हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स, ठीक है ना। श्यान बल, हिंदी में क्या बोलते हैं, श्यान बल, ओके। तो ये कहानी होती है। तो किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम। अब जिसमें ज़्यादा होता है ना, तो उस कंडीशन में अगर ऊपर वाला फ्लो कर रहा है तो नीचे वाला 100% जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपको ये ज़्यादातर कहाँ देखने के लिए मिलेगा, नॉर्मली ऑब्जर्वेशन देखिएगा ना, जो मोटे यानी थिक वाले होते हैं, थिक से पारा को ले लो। अच्छा, पारा और पानी में कौन ज़्यादा वो होगा, पारे की डेंसिटी ज़्यादा होगी, मोटाई ज़्यादा होती है, आया ना। उसके अंदर देखोगे ना कि अगर ऊपर वाला फ्लो करेगा तो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा। समझ पा रहे हो, नीचे वाला उसके साथ जाएगा। पानी के अंदर ऐसा नहीं, ऊपर वाला जाएगा जाने दो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जाने देता है, जाने देता है, रुकता भी है। ऊपर वाले में हलचल होती है तो नीचे वाले में हलचल होगी, लेकिन बहुत कम। समझ आ रहा है। यानी विस्कोसिटी पानी के अंदर क्या होती है, थोड़ी कम होती है। तो आइडियल फ्लूइड के अंदर मान लेंगे 1% नहीं है, ऊपर वाला जा रहा है जाने दो, नीचे वाला रोकेगा ही नहीं, ओके। तो ये दो एजम्पशन से आपको जीवन चलाना है इस फ्लूइड वाले में, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा अभी तक का कॉन्सेप्ट। अब अगर ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आप पढ़ने के लिए क्या हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं किसको, फ्लूइड मैकेनिक्स को, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं और कहानी को देखते हैं। अब इसमें दो टर्मिनोलॉजी आप पकड़ लीजिए। जब आप फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे होगे तो फ्लूइड की स्टडी आप कर रहे हो तो दो तरीके से करोगे। एक तो होता है आपका फ्लूइड स्टैटिक और एक होता है फ्लूइड डायनामिक, है ना, डायनामिक। फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स। स्टडी ऑफ फ्लूइड, स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन इट रेस्ट, इट इन रेस्ट, ओके। जब क्या हो, ये रेस्ट में हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब उस कंडीशन में जो स्टडी करेंगे वो कहाँ करेंगे, फ्लूइड स्टैटिक के अंदर करेंगे, ठीक है। जबकि फ्लूइड डायनामिक्स मतलब स्टडी ऑफ फ्लूइड्स, स्टडी ऑफ फ्लूइड्स व्हेन it will be in motion, ठीक है। ऐसे यहाँ भी लिख लीजिए, it will be in motion। हाँ रेस्ट ही लिखेंगे, मोशन क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्टैटिक से ही अर्थ समझ में आता है आपको कि वो क्या होता है। स्टैटिक का मतलब ही रेस्ट होता है और डायनामिक का मतलब क्या होता है, मोशन होता है। तो मोशन के कारण ही मोशन होता है, ठीक है। डायनामिक मतलब मोशन, स्टैटिक मतलब रेस्ट, स्टैटिक मतलब रेस्ट और डायनामिक मतलब मोशन, ठीक है। और मोशन जब आएगा तो दैट मीन्स कौन आ गया, फोर्स आ गया। तो फोर्स के साथ जब मोशन हो रहा है, भाई फोर्स के साथ ही तो मोशन होता है। तो डायनामिक्स के अंदर पढ़ते ही क्या है, फोर्स प्लस मोशन। क्लियर है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, आया ना। तो यही हमको स्टार्ट करना। ये तो दो टर्मिनोलॉजी थी जिनके बारे में आपको जानना जरूरी था। भैया रेस्ट में अगर फ्लूइड है तब उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तब उस कंडीशन में हम फ्लूइड स्टैटिक के बारे में, मतलब फ्लूइड स्टैटिक में पढ़ेंगे कि भैया पानी रुका हुआ है तब क्या क्या शो करता है वो, ठीक है। मतलब क्या क्या गुण उसके पास आते हैं जब वो चुपचाप बैठा हुआ है तब। तो जब चुपचाप बैठा होता है तो आपको भी पता है क्या होता है। पानी जब शांत रहता है तो फिर क्या होता है, उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी वो शो करता है। फिर दूसरा जब वो चलने लगता है तब तो और भी प्रॉपर्टी शो करता है ना। तो जब वो चलने लगता है तो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। पूरा खेल फिजिक्स के अंदर एनर्जी का, एनर्जी चेंज होती है तो फिर फिनोमिना चेंज हो जाते हैं, है ना, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो कहानी यहाँ पे एनर्जी की होती है, बस हम लोग इधर से उधर घूम रहे हैं। जैसे केमिस्ट्री के अंदर आप देखोगे तो फिनोमिना किसका चल रहा होता है, सभी एटम्स को स्टेबिलिटी चाहिए। कंपाउंड एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं स्टेबिलिटी के चक्कर में, क्योंकि उनके अंदर के एटम उनके अंदर हलचल मचाए हुए हैं। वो यहाँ नहीं स्टेबल है तो उसके पास भाग जाएंगे, उसके पास स्टेबल है उसके पास भाग जाएंगे। तो ऐसे ही तो हजारों कंपाउंड बने हुए हैं, यानी पूरा फंडा स्टेबिलिटी का है। वैसे यहाँ पे पूरा फंडा एनर्जी का है,
पोटेंशियल एनर्जी है, तब उस कंडीशन में हम लोग फ्लूइड स्टैटिक पढ़ रहे होंगे। काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड के पास है, तब हम क्या पढ़ेंगे? फ्लूइड डायनामिक्स। क्लियर है? अब फ्लूइड की एक और प्रॉपर्टी है, उसको पकड़ते हैं और यहीं से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। फ्लूइड की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? क्योंकि यार फ्लूइड को हम लेके चलेंगे तो अब फ्लूइड को हम क्या मानेंगे? मेनली लिक्विड के कंडीशन में अप्लाई करते हुए लेके चलेंगे, यानी फ्लूइड मतलब लिक्विड। मैंने अभी जस्ट बोल भी दिया कि ज़्यादा प्रॉपर्टी किस में मिलेंगे? लिक्विड में। और लिक्विड को हम एज्यूम भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, मतलब फ्लूइड मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब द्रव, तो द्रव को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से इमेजिन कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? लिक्विड के कंडीशन में लेके चल रहे हैं। फ्लूइड मतलब लिक्विड। फिलहाल में अब यहाँ से हमको क्या समझना है? फ्लूइड मतलब लिक्विड। वैसे हमको पता है ना क्या होता है, लेकिन अभी इस चैप्टर में हम जब इमेजिन कर रहे होंगे तो किसी लिक्विड को एज्यूम कर रहे होंगे। लिक्विड भी किसको? पानी को, क्योंकि हमारे आसपास हमारे अंदर सब जगह पे क्या है? पानी है, तो हम फ्लूइड मतलब पानी एज्यूम कर रहे होंगे, ताकि ज़्यादा मजा आएगा समझने में। तो फिजिक्स आप इमेजिन नहीं कर पाए, हम बोल रहे हैं और आपके आंखों के सामने चल नहीं रहा, तो मज़ा नहीं आएगा फिर, है ना। इस बात को आप भी ध्यान दीजिए। तो इमेजिन करते हुए रहिए, इमेजिन नहीं हुआ तो फिर मज़ा नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फ्लूइड यानी पानी, पानी को अगर हम एक पात्र के अंदर रख दें, यानी हमने कोई कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर पानी को रख दिया, तो हम लोग ये देखते हैं कि पानी जो होता है ना, वो क्या करता है? वो क्या करता है? इस कंटेनर के सरफेस पे फोर्स अप्लाई कर देता है। सर, पानी को कंटेनर के अंदर रख दिया, तो ये जो पानी है इस कंटेनर के अंदर क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। कंटेनर के अंदर मतलब कंटेनर के सरफेस पे, कंटेनर के सरफेस पे क्या अप्लाई करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। ऐसे मैंने साइड वाले मॉलिक्यूल्स को बस दिखाया है ताकि आप समझ पाओ। और ये कैसा फोर्स अप्लाई करता है? सर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस है तो इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर, हाँ या ना? ऐसे ही तो करता है भाई। आपको ये पता है लिक्विड के बारे में कि लिक्विड जो होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? या मैं सिंपल बोलूँ तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल ज़्यादा होता है किसके में? लिक्विड में, एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड में तो एकदम पास पास होते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। और दूर दूर होते हैं तो फिर ये हलचल भी करते रहते हैं। ये दूर दूर हुए क्यों? क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी आई। बिना काइनेटिक एनर्जी तो दूर दूर हुए नहीं होंगे, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी के कारण कहाँ पे? ये जब पात्र के अंदर बंद कर देंगे आप, तो मैंने अभी जस्ट बताया कि ये क्या करना चाहेंगे? फ्लो करना चाहेंगे। इसकी टेंडेंसी क्या है? फ्लो करने की। अब यहाँ से पकड़ो, पानी क्या चाहेगा? बहना चाहेगा। बहना चाहेगा तो फिर क्या करना चाहेगा? इस कंटेनर के बाहर जाना चाहेगा। इस कंटेनर में इसको बंद कर दिया गया, ये बह नहीं पा रहा है, समझ पा रहे हैं? ये बहना चाहेगा, और बहने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? कंटेनर को तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने के लिए क्या करेगा? बार बार फोर्स अप्लाई करेगा। और फोर्स कैसा अप्लाई करेगा? डायरेक्टली परपेंडिकुलर, यानी सीधा फोर्स लगाएगा कंटेनर के ऊपर। ठीक है, ये कंटेनर है तो इस कंटेनर के ऊपर डायरेक्ट सीधा सीधा मारेगा। समझ पा रहे हैं? आई बात समझ में? हाँ या ना? तो इस फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? थ्रस्ट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? थ्रस्ट। समझ पा रहे हैं? पानी के अंदर या कंटेनर के अंदर अगर हम किसी फ्लूइड को रखते हैं, वैसा नहीं कि ये पानी के केस में ही होगा केवल, गैस भी ऐसा करेंगे। गैस को भी रख दो तो गैस भी क्या करते हैं? आके धड़ाम धड़ाम से क्या करते हैं? मारते कि नहीं मारते कंटेनर पे, है कि नहीं है? और कैसा मारते हैं? डायरेक्टली परपेंडिकुलर, सरफेस के हमेशा सीधे। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? और किस ओर मारते हैं सर? कौन सी दिशा में? उत्तर में कि दक्षिण में कि पश्चिम में? जिधर कंटेनर की सरफेस मिल गई उधर मारेंगे सर, क्योंकि उनको क्या करते हैं? क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनको बहना है। उनकी टेंडेंसी क्या है भाई? इसीलिए तो तुम पढ़ रहे हो कि वो बहना चाहते हैं। विच कैन बी फ्लो, अ सब्सटेंस विच कैन बी फ्लो नोन एज फ्लूइड। तो उसको बहने दो ना भाई। आपने तो कंटेनर के अंदर बंद कर रखा है, तो 100% वो क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि उनकी टेंडेंसी है फ्लो करने की। अब वो करेंगे कैसे? सीधा। तो जब सीधा करेंगे तो उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। है बस में थ्रस्ट क्या होता है? इट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स विच अप्लाइड बाय फ्लूइड्स ऑन द सरफेस। है बस में? लिख सकता हूं मैं इसको, हाँ या ना? अभी लिख दिया जाएगा। है बस में? अब ये फोर्स है थ्रस्ट। लेकिन अब हम अगर समझे तो जैसा कि हम लोगों को पता करना था कि भैया फोर्स मतलब सर, जैसे आप लोग जानते हो कि अभी हम लोगों ने देखा सॉलिड्स के केस में,
जब हम फोर्स लगा रहे थे, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स पढ़ रहे थे, तो जब सॉलिड्स की प्रॉपर्टी में गए तो हम लोग नॉर्मल फोर्स नहीं पढ़ रहे थे सर, वहाँ पे स्ट्रेस बोला जा रहा था, है ना। उसको नॉर्मली फोर्स नहीं बोल रहे थे हम लोग, क्या बोल रहे थे, स्ट्रेस। पूरा खेला स्ट्रेस का ही था वहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में क्या था, वो फोर्स ही तो था, है ना। थोड़ा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सॉलिड के केस में मैंने जो फोर्स देखा, जो उसकी प्रॉपर्टी के मतलब उसके अंदर एक गुण को लेके आ रहा था, इलास्टिसिटी को लेके आ रहा था, तो फोर्स ही लेके आ रहा था, लेकिन वो फोर्स को फोर्स नहीं बोला गया, उसको बोला गया स्ट्रेस। क्या बोला गया, स्ट्रेस। एक्चुअल में वहाँ पे कौन आया था, स्ट्रेस। यानी फोर्स को हम लोग स्ट्रेस बोल रहे थे, कहाँ पे, सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टी जब देख रहे हैं तब। तो इसका मतलब सर, जब लिक्विड का हम केस देखेंगे तो उस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। यानी अब मेरा फोर्स यहाँ पे नए नाम से जाना जाने लगा, इसको क्या बोलेंगे, थ्रस्ट। ठीक है, क्या बोला जाने लगा, थ्रस्ट। अब हम फोर्स को क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। किस में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के कंडीशन में। यानी जब लिक्विड के केस में उस फोर्स को लेके आओगे तो लिक्विड उस फोर्स को फोर्स के नाम से नहीं जानेगा, थ्रस्ट के नाम से जानेगा। लेकिन एक बात आपको भी पता है कि फोर्स जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, थ्रस्ट कांस्टेंट नहीं होता है भाई, थ्रस्ट कांस्टेंट नहीं होता है। ये थोड़ा सा चिंतन का विषय है, इसीलिए मैं पहले बोल के हटा दूंगा इसको। अब सुनो होता क्या है, जब मैं मान लो यहाँ पे रख रहा हूँ, तो यहाँ पे मान लो अभी फिलहाल में 3 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। 3 मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर के सरफेस पे क्या कर रहे हैं, इस साइड में क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ये जाएंगे, टकराएंगे, टकरा के वापस चले आएंगे, है ना। ऐसे ही चलता है, भैया यहाँ पे है, यहाँ से गए, मतलब इसको इसने टक्कर मारी तो ये गया उस कंटेनर पे टकराया, फिर टकरा के फिर इधर आया, फिर इसने टक्कर मारी, फिर ये उधर गया। ऐसे टकराते रहते हैं और फोर्स मारते रहते हैं, फोर्स लगाते रहते हैं कंटेनर के ऊपर, है ना। तो ये फ्लो करने की टेंडेंसी है, तो फ्लो करते रहेंगे और ऐसे मारते रहेंगे। तो अभी फिलहाल में देखो 1 2 3 4 और यहाँ पे ले लो 5, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 मॉलिक्यूल्स मार रहे हैं। मैंने क्या कर दिया, मैंने कंटेनर बड़ा कर दिया, मैंने कंटेनर बड़ा कर दिया, तो और मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे वाटर के, है ना। और आगे अब इस सरफेस पे, इस साइड वाले सरफेस पे अब कितने मॉलिक्यूल्स मारने लगे, कितने मारने लगे, 9 मारने लगे। थोड़ा कंटेनर और बड़ा कर दिया, और ज़्यादा आ जाएंगे मारने के लिए। तो बार बार क्या हो रहा है, थ्रस्ट बढ़ जा रहा है कि नहीं बढ़ जा रहा है। थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट इज द परपेंडिकुलर फोर्स विच इज अप्लाइड बाय फ्लूइड्स ऑन द सरफेस। तो अगर मैं साइड वाले सरफेस पे देखूँ तो पहले 6 थे, अब 9 हो गए, तो थ्रस्ट क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा ना। यानी जो फोर्स पहले 6 लोग कर रहे थे अब 9 लोग कर रहे हैं, यानी थ्रस्ट बढ़ गया। ये थ्रस्ट जो है वो क्या है, थ्रस्ट जो है, सीधा सीधा बोलूँ तो थ्रस्ट जो है, अरे क्या बोलिए, जल्दी बोलिए, थ्रस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। थ्रस्ट बढ़ेगा या घटेगा एरिया के अनुसार। एरिया बड़ा है तो थ्रस्ट भी बड़ा होगा, क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मारेंगे तब टक्कर। कम एरिया के अंदर बंद रखा है तो कम ही लोग मारेंगे, समझ पा रहे हैं। ज़्यादा एरिया के अंदर रखा है तो ज़्यादा लोग मारेंगे। अभी देखो तुम कहोगे सर यहाँ पे तो लेंथ थी ना, एक सिंगल बात कर रहे हो तो लेंथ थी ना, लेकिन ये क्या आपने क्या रखा है, एरिया। अरे यार सिंपली ये देखो, जब एक हम क्या लेंगे, कोई भी कंटेनर लेंगे तो कंटेनर क्या ऐसे रहेगा, ऐसे कौन सा कंटेनर होता है भाई, कंटेनर की एक वॉल ऐसे होगी, है ना, ऐसे, एक ऐसे होगी, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, समझ पा रहे हैं। मैं ही पूरा रोटेट हो गया, लेकिन ऐसे मुझे रोटेट होने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे सीधा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, हो गया कि नहीं हो गया, यही तो है चारों ओर। नीचे भी रहेंगे ना तो धरती पर चला जाएगा, नीचे भी रहेगा, है ना। क्लियर है, यस आर नो। तो ये जो पोर्शन है इसी पे तो आके टक्कर मारेगा बार बार, यस आर नो। तो ये क्या है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एरिया ही तो है, यस आर नो। इसका एरिया निकालेंगे और यही तो हमको देखना है कि भैया कंटेनर पे कितना फोर्स लग रहा है। तो एक एरिया पे जितना फोर्स लग रहा होगा उतना ही दूसरे साइड में लग रहा होगा, उतना ही तीसरे साइड में लग रहा होगा, उतना ही सभी पे लग रहा होगा, कैसा नो। तो थ्रस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ। इन थ्रस्ट बढ़ता या घटता है एरिया के अनुसार, समझ पा रहे हैं। तो जैसा एरिया वैसा थ्रस्ट। अब हमको पता है कि जब परपेंडिकुलर का साइन आया तो 100% हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ लाना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पे किया क्या, थोड़ा ध्यान देना। थ्रस्ट लिया और यहाँ पे क्या किया, परपेंडिकुलर टू एरिया लिखा गया है, इस एरिया को इधर बुला लिया, इस एरिया को इधर बुला लिया। तो जब एरिया को इधर बुलाऊंगा, या ऐसे बोलो यार, थ्रस्ट है, ध्यान से समझना। इक्वल लगाऊंगा, इक्वल लगाने के बाद मैं क्या लेके आऊँगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट लेके आऊँगा और फिर इनटू एरिया।
अब एरिया को इधर कर दो तो क्या हो जाएगा, थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, थ्रस्ट अपॉन एरिया इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, दिख रहा है जी, दिख रहा है, ठीक। अभी आपको फिर से मैं लिख के दे दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, अभी फिर से फिलहाल में समझिए। थ्रस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फिर क्या किया, मुझे पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इक्वल लगाऊंगा, इक्वल लगाया दैट मींस कांस्टेंट लाऊंगा, एरिया को इधर कर दिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया इज इक्वल टू क्या बन गया, कांस्टेंट, और कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रेशर। वो प्रेशर है। अब समझना क्या है इसका अर्थ, बहुत जरूरी है इसको समझना। इस पूरे कंटेनर को पकड़ा मैंने, इस पूरे कंटेनर में पता है कि मतलब मैं अगर एक कंटेनर के सरफेस को ले रहा हूँ या एरिया को ले रहा हूँ, एक कंटेनर का मतलब एक एरिया होगा अपना, एक एरिया मतलब एक सरफेस पकड़ूंगा तो उसका एक अपना एरिया होगा, उस एरिया पे लगने वाला जो थ्रस्ट होगा, अगर मैं एरिया बढ़ाता हूँ तो घटेगा या बढ़ेगा। अगर मान लो 2 मीटर स्क्वायर के अंदर मैं देख रहा हूँ फोर्स, तो कुछ और थ्रस्ट, मतलब फोर्स मतलब थ्रस्ट, ठीक है, तो थ्रस्ट कुछ और होगा। जबकि अगर मैं 4 मीटर मतलब बड़ी वाला, मतलब थोड़ा उससे बड़ा कर दिया एरिया, तो उस कंडीशन में थ्रस्ट और बढ़ जाएगा, छोटा कर दिया तो कम हो जाएगा, तो बार बार घट बढ़ रहा है एरिया के कंडीशन में। लेकिन अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं उस पूरे के कंडीशन में एरिया को फिक्स कर दिया 1 मीटर स्क्वायर के अंदर, यानी 1 मीटर स्क्वायर के अंदर पूरे में, जैसे मान लो यहाँ का 1 मीटर स्क्वायर देख रहा हूँ या यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर देख रहा हूँ, पूरा कंटेनर कितना है मुझे फर्क नहीं पड़ता, यानी एरिया कितना है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या कर रहा हूँ, यूनिट एरिया ले रहा हूँ, है ना, तो यूनिट एरिया के अंदर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर। समझ पा रहे हो, मुझे ये पता है कि एरिया बढ़ाऊंगा घटाऊंगा तो क्या होगा, प्रेशर, सॉरी थ्रस्ट जो होगा बढ़ेगा या घटेगा, यानी फोर्स बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन अगर मैंने एरिया को फिक्स कर दिया तो फिर हो जाएगा फिक्स, क्योंकि ये बढ़ घट रहा था इसलिए मुझे कांस्टेंट लाना पड़ा। तो अगर मैंने एरिया को क्या कर दिया फिक्स, यानी मैं केवल 1 मीटर क्यों में देखूं, सरफेस मेरा कुछ भी हो, किसी भी एरिया का हो, मैं सिर्फ 1 मीटर वाले में देखूं, यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, यानी यूनिट एरिया में अगर मैं देखूं तो उस कंडीशन में मेरा थ्रस्ट फिक्स होगा कि नहीं होगा, यानी यहाँ पे जितना 1 मीटर में जितना लगेगा, या बोलूँ मैं इस यूनिट एरिया में जितना लगेगा क्या थ्रस्ट फोर्स, उतना यहाँ भी लगेगा, उतना ऊपर भी लगेगा, उतना इस साइड भी लगेगा, उतना इस साइड भी लगेगा, और इट इज़ कॉल्ड प्रेशर। इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर। यानी प्रेशर क्या होता है, यूनिट एरिया के लिए एक कंटेनर के अंदर कांस्टेंट होता है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि फोर्स आप हमेशा जो लेते हो वो कांस्टेंट होता है ना। आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करते हो 40 न्यूटन का, तो वो वेरी कर जाता है क्या अपने आप में, वो तो कांस्टेंट होता है ना। तो यहाँ पे तो थ्रस्ट बार बार क्या कर जा रहा था, वेरी कर जा रहा था। आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 40 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, अब मान लो इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया मैंने, अभी भी कितना लगाओगे, 40 न्यूटन ही लगाओगे, है या ना। एरिया बड़ा करने से फोर्स चेंज हो जाएगा, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, बहुत बेसिक फंडा है। एक बात समझो, ग्रेविटी फोर्स जानते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक लोहे की बॉल ली जिसका मास क्या था 5 kg, एरिया इसका कितना होगा, कुछ होगा, ठीक। इसके ऊपर कितना न्यूटन का फोर्स लगेगा, धरती में कितना फोर्स लगाएंगी, 50 न्यूटन, ठीक है। एक बॉक्स लिया, बॉक्स इतना बड़ा लिया, ठीक है, इसका भी मास कितना था 5 kg, इसके ऊपर धरती में फोर्स कितना लगेगी 50 न्यूटन। क्या ये चेंज हुआ, एरिया के कारण चेंज हुआ नहीं, लेकिन यहाँ वाला फोर्स क्या था चेंज हो जा रहा था एरिया से कारण, इसीलिए हमको क्या करना पड़ा, इसीलिए हमको हटा उठा के क्या करना पड़ा, एक ऐसे फोर्स को लाना पड़ा जो कांस्टेंट है। तो इसलिए हम इस थ्रस्ट को फोर्स नहीं बोलेंगे, इस प्रेशर को फोर्स बोलेंगे। यानी लिक्विड के केस में हमारा जो फोर्स होगा वो क्या होगा, प्रेशर होगा, आया समझ में। जैसे सॉलिड के केस में स्ट्रेस होता था हमारा फोर्स, यानी फोर्स को हम किस नाम से जानते थे, स्ट्रेस। वैसे लिक्विड के केस में हम फोर्स को किस नाम से जानेंगे, प्रेशर के नाम से जानेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आई होप क्लियर हो गया होगा डाटा, ठीक है। चलिए वेरी गुड। तो मैं इसको मिटा के जितना भी समझाया वो समझा दूँ, जितना भी समझाया वो समझाऊंगा नहीं, अब लिखूंगा, है ना, पूरा लिख दूं कि अच्छा, बाकी तो मेरे पास मशीन है, मैं भूल गया। तो मैंने सबसे पहले देखा थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या है, इट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड on the surface।
सरफेस ऑफ कंटेनर, है ना। तो आप सरफेस ढूंढते रह जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा फिर। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। थ्रस्ट के बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा कि जो थ्रस्ट होता है, ठीक है, थ्रस्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अच्छा, थ्रस्ट का अगर आपसे पूछ दे, थ्रस्ट का आपसे पूछ दे यूनिट क्या होता है, ये बताइए। थ्रस्ट का यूनिट क्या होता है? जो एफ का यूनिट होता है, क्योंकि ये भी फोर्स है, बस ये परपेंडिकुलर फोर्स है, तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन। तो थ्रस्ट का भी यूनिट क्या होगा? न्यूटन। न्यूटन मतलब केजी मीटर स्क्वायर अपन सर केजी इंटू मीटर अपन सेकेंड स्क्वायर, आया ना। यानी अगर डायरेक्टली इसका अगर डायमेंशन निकालूं तो mlt - 2 होगा कि नहीं होगा? ऐसा नो। तो थ्रस्ट का ये पूरा का पूरा कहानी है, यूनिट और डायमेंशन। अब थ्रस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो थ्रस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे? इक्वल का साइन लगाएंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए इक्वल का साइन लगाएंगे, क्योंकि मुझे कांस्टेंट फोर्स चाहिए। फोर्स तो हमेशा कांस्टेंट होता है ना, लगभग लगभग, ठीक है। तो थ्रस्ट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा? कांस्टेंट। क्या लगा दिया? कांस्टेंट इनटू एरिया, ठीक है। अब एरिया को इधर कर दो, तो दैट मीन्स क्या गया? थ्रस्ट अपॉन एरिया। एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या नाम देंगे? प्रेशर। यानी प्रेशर क्या होता है? एक कंटेनर के अंदर कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। क्लियर है? यस और नो? आई होप समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं कि ये जो एरिया लेना है, या सीधा सीधा लिख दूँ मैं यूनिट एरिया के लिए, यूनिट एरिया के लिए एक कंटेनर में, एक कंटेनर का प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है मतलब उसमें हम कहीं भी कोई भी यूनिट एरिया लेंगे, चाहे ऊपर ले चाहे नीचे ले, ऑलवेज हर जगह पे क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये फर्स्ट बात यहाँ पे, सेकंड बात यहाँ पे लिख लीजिएगा कि लिक्विड, या बोल दूँ मैं फ्लूइड के केस में, फ्लूइड के केस में, फ्लूइड के कंडीशन में फोर्स को हम लोग प्रेशर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रेशर नहीं चिल्लाएंगे, हम लोग क्या चिल्लाएंगे? सॉरी, फोर्स नहीं चिल्लाएंगे, क्या चिल्लाएंगे? प्रेशर, ठीक है ना। तो फोर्स को हम लोग प्रेशर के नाम से जानते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरी कहानी। अब प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सबको पता है, प्रेशर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जगह है वहाँ पे कैमरे में, बोर्ड में तो है। P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू, यानी प्रेशर को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, और P इज इक्वल टू F, F हमेशा याद रखेंगे परपेंडिकुलर फोर्स है अपॉन एरिया, है ना। यस और नो? बस उससे ऊपर हम लिखेंगे ही नहीं। अब प्रेशर की यूनिट अगर हम देख लेते हैं, यूनिट ऑफ प्रेशर, तो यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? यूनिट ऑफ प्रेशर वो होता है हमारा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग नाम देते हैं पास्कल। क्या नाम देते हैं? पास्कल, ठीक है। पास्कल से हम लोग डिनोट करते हैं प्रेशर के यूनिट को। ये किस में है? तो सर ये है हमारा किसमें? ये SI यूनिट है, ये SI यूनिट। अभी बहुत सारी यूनिट मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है ना। प्रेशर की सिर्फ एक यूनिट नहीं है, ये तो SI यूनिट है पास्कल। आगे जाके आपको प्रेशर की बहुत सारी यूनिट में डिराइव कराऊंगा, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आपको मिलेगा सेंटीमीटर, सॉरी HG mm स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे ही आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर नज़र आएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको नज़र आएंगी, तो अलग अलग यूनिट में आपको दिखाऊंगा आगे जाके, अभी नहीं, ठीक है। तो फिलहाल में आप क्या याद रखेंगे कि जो यूनिट होती है प्रेशर की वो क्या होती है? पास्कल होती है। क्या होती है? पास्कल। और अगर मैं इसका क्या करूँ, इसका अगर मैं डायमेंशन डिफाइन करूँ, तो डायमेंशन क्या होगा बताइए? सिंपल क्या हो जाएगा? ml-1 t-2 होगा ना। इसकी डायमेंशन यही होगी। यस और नो? इज दैट क्लियर? तो ml-1 t-2। तो ये अब हम लोग फोर्स पकड़ लिए। फोर्स क्या है ये डिफाइन कर लिया इस वीडियो के अंदर कि भैया लिक्विड के अंदर कौन सी फोर्स लगने वाली है? फोर्स नहीं लगेगी सर, उस फोर्स को हम लोग किस नाम से जानेंगे? प्रेशर के नाम से। कैसे कैसे आया समझ में आ गया?
आई थिंक पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। लेक्चर बड़ा होगा मुझे पता है ना, लेकिन मज़ा आया होगा आई होप, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी ही यही है कि मैं हो सकता है कि छोटी भी बात को बड़े फॉर्मेट में समझा रहा हूँ। ये कमी भी हो सकती है, दैट मीन्स कमी ही है। नहीं तो आज के ज़माने में जहाँ पे आप देख रहे होंगे 5 मिनट में एक चैप्टर ख़त्म किया जा सकता है कि नहीं है। वहाँ पे मैं 1 घंटा 20 मिनट में केवल ये समझाऊँ कि फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। समझ पा रहे हैं? फिर भी अगर आप पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखेंगे तो थोड़ा बहुत तो फील आएगा ही आएगा। अदरवाइज़ अगर नहीं है तो फिर बताइएगा, मैं भी अपने आप को सॉर्ट करने का प्रयास करूँगा अगले ज़माने में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।